Hi again. I hope you are doing great. And the last video helped you in the revision of chapter number 8. Now, in this video, I have covered settlement proceedings from chapter number 7. This is the first part of chapter number 7. So, without wasting any time, let's get started. स्टार्टिंग विथ सेटलमेंट एंड सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स कंसेंट ऑर्डर अंडर सेबी लॉस। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया है कि सेबी जो है वो दो तरीके के एक्शन जो है एनफोर्समेंट एक्शन वो परसू कर सकता है। सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव या जिसको हम सिविल भी बोलते हैं, और उसके अलावा क्रिमिनल। एडमिनिस्ट्रेटिव या सिविल एक्शन में वो क्या क्या चीजें कर सकता है? डायरेक्शन इशू कर सकता है, सीज और डिसिस्ट ऑर्डर पास कर सकता है, सस्पेंशन या कैंसिलेशन कर सकता है ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, या इम्पोज कर सकता है मॉनिटरी पेनल्टी। और क्रिमिनल एक्शन जो है उसमें क्या इन्वॉल्व होगा? इनिशिएटिंग प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द वॉयलेटर्स बाय फाइलिंग दी कंप्लेंट बिफोर अ क्रिमिनल कोर्ट। उसके बाद सेक्शन नंबर 15T2 जो है उसका रेफरेंस यहाँ पे दिया है कि कोई भी अपील जो है वो लाई नहीं करेगी टू द सेट फ्रॉम एन ऑर्डर विच इज मेड बाय द बोर्ड ऑन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज लॉस सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 1999, एंड दूसरा बाय एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। तो इसका रेफरेंस ये बताने के लिए दिया है कि कंसेंट ऑर्डर भी सेबी जो है वो पास कर सकता है, कंसेंट ऑफ द पार्टीज से भी ऑर्डर जो है वो पास करा जा सकता है। उसके बाद कंसेंट ऑर्डर क्या होता है? तो कंसेंट ऑर्डर का मतलब एक ऑर्डर जो कि सेटल कर दे एडमिनिस्ट्रेटिव या सिविल प्रोसीडिंग्स को। तो रिमेंबर, दिस इज नॉट फॉर द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या क्रिमिनल एक्शन जो है उसके लिए ये नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ किसके लिए? सिविल के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए कंसेंट ऑर्डर। तो कंसेंट ऑर्डर सेटल कर देता है जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव या सिविल प्रोसीडिंग परसू कर सकता है सेबी आपके अगेंस्ट बिटवीन द रेगुलेटर एंड अ person who may prima facie be found to have violated the securities laws. It may settle all the issues or reserve an issue or claim, बट इट मस्ट प्रिसाइजली स्टेट व्हाट द इश्यूज और क्लेम्स आर बीइंग रिजर्व। तो या तो आपके सारे इश्यूज सेटल हो जाएंगे जितने भी आपके अगेंस्ट एलिगेशंस वगैरह हैं, या फिर कुछ आपके अगेंस्ट जो है वो क्या हो जाएंगे? सेटल हो जाएंगे, बाकी जो है वो नहीं होंगे। तो जो बाकी नहीं हो रहे हैं सेटल, वो क्लियरली उसमें मेंशन होना चाहिए, बिकॉज फिर जो है उन्हीं के रिस्पेक्ट में प्रोसिक्यूशन वगैरह या जो भी एक्शन वगैरह सेबी को लेना है वो ले सकते हैं। ठीक है, जो भी ऑर्डर कंसेंट से पास हुआ है उसको लेकर के ना सेबी बाद में कुछ कर पाएगा, अपील वगैरह नहीं कर सकता। ठीक है, और दूसरी चीज, जो सामने वाली पार्टी है वो भी अपील वगैरह नहीं कर सकती। तो इसीलिए कौन से ऐसे क्लेम हैं जो कि रिजर्व करके रखे हैं, इशू ऐसे हैं जो रिजर्व करके रखे हैं, वो उसमें क्लियरली लिखे हुए होने चाहिए। कंसेंट ऑर्डर जो है मे और मे नॉट इंक्लूड अ डिटर्मिनेशन दैट अ वायलेशन हैज ऑकर्ड। उसमें आप मेंशन कर भी सकते हो कि हमको पता चला है कि उसने वायलेशन जो है वो करा है, या ऐसा भी हो सकता है कि प्राइमा फेसी हमको लगता है और उसी के बेसिस पे आप सेटल कर रहे हो, बिकॉज हो सकता है पार्टी जो है सामने वाली उसने एक्सेप्ट कर लिया हो। तो इट मे इंक्लूड अ डिटर्मिनेशन की वायलेशन ऑकर हुआ है, और उसमें आप चाहो तो मत भी लिखो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीजें हो सकती है। उसके बाद में इसमें बोले कि कंसेंट ऑर्डर से होता क्या आखिर? तो कहीं ना कहीं इससे ये होता है कि यार जो प्रोसीजर में आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है, लॉन्ग ड्रोन प्रोसीजर जो होता है वो कहीं ना कहीं नहीं करना पड़ता। ठीक है, पार्टीज जो है वो आपस में ही जो है आप सेटल जो है वो कर लेती, तो क्विक रेमेडी जो है वो मिल जाती है। सो कंसेंट ऑर्डर प्रोवाइड्स दी फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, दूसरी चीज रेमेडियल एक्शंस वगैरह भी इससे क्या हो जाते हैं? अचीव हो जाते हैं। ठीक है, और जो गोल है हमारा कि यार रेमेडी भी मिल जानी चाहिए विदाउट रिसोर्टिंग टू लिटिगेशन, लेंदी प्रोसीडिंग्स एंड कॉन्सिक्वेंट डिलेज, वो अचीव हो जाता है। कंसेंट ऑर्डर कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट एज वेवर ऑफ स्टैट्यूटरी पावर्स बाय द बोर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि बोर्ड के पास जो भी पावर है, वो जो भी एक्शन उसको सुटेबल लगता है एट एनी पॉइंट इन टाइम वो ले सकता है उस पर्सन के अगेंस्ट। ऐसा नहीं होगा कि कंसेंट ऑर्डर पास कर दिया तो अब बोर्ड उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। बोर्ड के पास जो भी स्टैट्यूटरी पावर्स है और जो भी एक्शंस लेने की पावर बोर्ड को दी हुई है वो एक्सरसाइज कर सकता है इवन आफ्टर पासिंग ऑफ द कंसेंट ऑर्डर। देन उसके बाद passing of consent order reduces the regulatory cost and also save time and efforts taken in pursuing the enforcement action। consent order से regulatory cost भी बचती है, litigation cost वगैरह भी बचती है, और कहीं ना कहीं time भी save होता है in pursuing the enforcement actions। उसके बाद इसमें एक चीज और जो आपको याद रखनी है कि सेबी और पर्सन जो भी है, जो भी पार्टी है, who may prima facie be found to have violated the securities laws or against whom administrative या civil action has been commenced for such violation, वो जो है वो कंसेंट ऑर्डर जो है वो ले सकते हैं। कंसेंट ऑर्डर जो इस केस में पास करा जा सकता है बाय द सेबी, तो जिसने प्राइमा फेसी वॉयलेट कर दी सिक्योरिटीज लॉस को। ठीक है, या दूसरा जिसके अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव या सिविल एक्शंस ऑलरेडी कमेंस करे जा चुके हैं। तो जिनके खिलाफ कमेंस करे जाने हैं वो भी यहाँ पर कवर हो जाएंगे, जिनके खिलाफ कर दिया गया है कमेंस वो भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको पूरा याद रखना है कंसेंट ऑर्डर के अंदर। इसके बाद में दिया है सेटलमेंट एंड सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स, न्यू रेगुलेशंस फॉर सेटलमेंट एंड सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स। न्यू रेगुलेशंस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में एलिज डिफॉल्ट का मतलब ये है कि एलिज डिफॉल्ट मतलब एक
एलिज्ड या प्रोबेबल कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटीज लॉस। बोर्ड का मतलब सेबी। पैनल ऑफ होल टाइम मेंबर्स मींस द पैनल कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर होल टाइम मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, जिसमें 2 या उससे ज्यादा होल टाइम मेंबर्स होने चाहिए। सिक्योरिटीज लॉज में सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट आ जाएगा, डिपॉजिटरीज एक्ट आ जाएगा और रेलेवेंट प्रोविजंस आ जाएंगे किसी भी दूसरे लॉ के, टू द एक्सटेंट वो एडमिनिस्टर्ड करे जाते हैं बाय द सेबी एंड द रेलेवेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या है? दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग्स को लेकर के ही हम सेटलमेंट करने वाले हैं। तो स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग का मतलब है प्रोसीडिंग्स दैट मे बी इनिशिएटेड बाय द बोर्ड और हैव बीन इनिशिएटेड एंड आर पेंडिंग बिफोर द बोर्ड और एनी अदर फोरम। तो जो इनिशिएट करी जा सकती है या फिर जो ऑलरेडी इनिशिएट कर दी जा चुकी है और पेंडिंग है बोर्ड के सामने या फिर किसी भी दूसरे फोरम के सामने फॉर द वायलेशन ऑफ सिक्योरिटीज लॉस अंडर सेक्शन नंबर 11, 11B, 11D, 12(3), 15I ऑफ द एक्ट और सेक्शन नंबर 12A और 23I ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 या सेक्शन नंबर 19 कैपिटल H ऑफ द डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। तो जो भी वॉयलेशन है वो इन सेक्शंस में आपने करा। इसमें सेबी एक्ट के भी हैं, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के भी और डिपॉजिटरीज एक्ट के भी है। बट स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग का मतलब क्या है कि जो इनिशिएट बोर्ड कर सकता है या फिर उसने ऑलरेडी कर दी है और जो पेंडिंग है तो उसके सामने या किसी और फोरम के सामने। और ट्रिब्यूनल का मतलब है सेट एस्टैब्लिश्ड अंडर 15K ऑफ द सेबी एक्ट 1992। उसके बाद आता है एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट। एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट में दिया है सबसे पहले एप्लीकेशन रेगुलेशन नंबर 3। तो एक पर्सन अगेंस्ट टू एनी स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग, जिसकी डेफिनेशन अभी हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। एक ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड एंड आर पेंडिंग और मे बी इनिशिएटेड may make an application to the board in the form specified in part A of schedule। फर्स्ट वो क्या कर सकता है? एप्लीकेशन दे सकता है बोर्ड को फॉर द पर्पज ऑफ सेटलमेंट। उसके बाद एप्लीकेशन which is made under subregulation 1 it shall be accompanied by a non refundable application fee जो कि स्पेसिफाइड अमाउंट, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट रिजेक्शन और विड्रॉवल ऑफ द एप्लीकेशन shall not affect the continued validity of the undertakings and waivers। तो बेसिकली ऊपर क्या बोला उन्होंने कि एप्लीकेशन जो आपकी है उसके साथ में आपको एक नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी देनी पड़ेगी प्लस आपको अंडरटेकिंग्स और वेवर्स देने पड़ेंगे। तो नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी इज प्रिस्क्राइब्ड इन पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 1, स्पेसिफाइड इन पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 1, और अंडरटेकिंग और वेवर कौन से देने वो कहाँ पे स्पेसिफाइड है? पार्ट सी ऑफ शेड्यूल 1। अब चाहे आपकी एप्लीकेशन जो है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है या आप खुद ही उसको विड्रॉ कर लेते हो, दोनों ही केसेस में जो आपने अंडरटेकिंग दी है या जो आपने वेवर दिया है उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इट शैल नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूड वैलिडिटी ऑफ अंडरटेकिंग एंड वेवर गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ लिमिटेशन और लैचेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनिशिएशन या कंटिन्यूएशन और रेस्टोरेशन ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग। तो वो अंडरटेकिंग और वेवर वैसे के वैसे ही वैलिड रहेंगे, उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाए या फिर आपने खुद ही ने अपनी एप्लीकेशन जो है वो विड्रॉ कर ली। देन उसके बाद में थर्ड वाले पॉइंट में the applicant shall make full and true disclosures in the application in respect of the alleged default। उसको true और full disclosure देना है जो भी alleged default उसने करा है उसके बारे में, provided जो भी facts establish करे गए against the applicant या admitted by the applicant in an ongoing or concluded proceedings in India या outside India with respect to the same cause of action under any law shall be deemed to be admitted by the applicant in respect of the proceedings which are proposed to be सेटल्ड। तो मान लिया जाएगा कि आपने वो क्या करें, ऑलरेडी एडमिट कर लिए हैं बिकॉज वो फैक्ट्स एस्टेब्लिश कर दिए गए थे आपके अगेंस्ट या आप ही ने एडमिट कर लिए थे किसी भी ऑनगोइंग या कंक्लूडेड प्रोसीडिंग में जो कि इंडिया में चल रही है, ठीक है, या फिर इंडिया से बाहर कहीं पर चल रही है। तो अगर आप वहां पे ऑलरेडी मान चुके हो तो हम मान लेंगे कि आपने वो चीजें क्या करी है, एडमिट करी है। यहाँ जो थर्ड वाला पर्पज है उसके लिए भी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में दी एप्लीकेंट शिल मेक वन एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट ऑफ ऑल द प्रोसीडिंग्स दैट हैव बीन इनिशिएटेड और मे बी इनिशिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन। उसी कॉज ऑफ एक्शन के लिए, उसी गलत काम के लिए जो भी प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट इनिशिएट हो सकती है, सबके लिए आपको क्या करना है, एक ही एप्लीकेशन जो है सेटलमेंट की देनी है, ठीक है। शेल मेक वन एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट, एक ही एप्लीकेशन आपको देनी है सभी उन प्रोसीडिंग्स के सेटलमेंट के लिए। देन एन एप्लीकेशन दैट इज नॉट कंप्लीट इन ऑल द रिस्पेक्ट्स, एक एप्लीकेशन जो कि कंप्लीट नहीं है सभी रिस्पेक्ट्स में या डज नॉट कंफर्म टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दीज रेगुलेशंस, वो रिटर्न कर दी जाएगी टू द एप्लीकेंट। सिक्स्थ वाले में बोला है द एप्लीकेंट हुज एप्लीकेशन हैज बीन रिटर्न्ड अंडर सब रेगुलेशन 5 मे विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द बोर्ड सबमिट द कंप्लीट एंड रिवाइज्ड एप्लीकेशन दैट कंफर्म्स टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दीज
रेगुलेशंस, यानी कि आप वापस से 15 दिन के अंदर अंदर जब से आपको कम्युनिकेट कर दिया है बोर्ड ने, ठीक है, आप क्या करो, रिवाइज्ड एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करोगे, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नो फर्दर अपॉर्चुनिटी शैल बी गिवन टू द एप्लीकेंट टू मेक एन एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द एलिज्ड डिफॉल्ट एट द सेम स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स एज इंडिकेटेड इन टेबल 1 इन शेड्यूल सेकंड। अब यहाँ पे बस आप ये चीज समझ लो कि आपको दोबारा से मौका नहीं मिलेगा एक रिवाइज्ड एप्लीकेशन या कंप्लीट एप्लीकेशन करने का, ठीक है। ये आपको एक ही बार यहाँ पे मौका मिल रहा है कि आपने एप्लीकेशन दी, आपकी एप्लीकेशन में कुछ कमी लग रही है, ठीक है, वो एज पर दी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम आपको वापस एक मौका दे रहे हैं कि आप रिवाइज्ड एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हो। उसके लिए आपको कितना टाइम दिया जा रहा है, 15 डेज का टाइम दिया जा रहा है फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द बोर्ड। सेवेंथ में वेयर द एप्लीकेंट इज एन एसोसिएशन या फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट या एलएलपी द एप्लीकेशन एंड अंडरटेकिंग एंड वेवर्स शैल बी एग्जीक्यूटेड। अब उस केस में कौन एग्जीक्यूट करेगा, तो शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय द पर्सन इन चार्ज ऑफ या रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द business of such firm or association or body corporate and the same shall bind the firm or association body corporate or any officer जो कि default में है, ठीक है। ये चीज आपको 7th वाले में ध्यान रखनी है। 8 में बोले एन एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिफॉल्ट रिलेटेड टू डिस्क्लोजर, अगर डिस्क्लोजर से रिलेटेड कोई डिफॉल्ट है और उस डिफॉल्ट के लिए आप क्या कर रहे हो, सेटलमेंट एप्लीकेशन दे रहे हो, ठीक है, वो जो गलत काम आपने करा है, वो जो डिफॉल्ट आपने कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्लोजर्स, उसको अगर आप सेटल करवा रहे हो, उसके लिए अगर आप एप्लीकेशन दे रहे हो, तो वो जो आप एप्लीकेशन दोगे बी मेड आफ्टर मेकिंग द रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर, पहले आपको वो डिस्क्लोजर जो है वो करना पड़ेगा, उसके बाद ही में आप सेटलमेंट की एप्लीकेशन जो है वो दे सकते हो। तो ये 8 वाला पॉइंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि जितना भी आप सेटलमेंट की एप्लीकेशन दे रहे हो फॉर विच इज रिलेटेड टू द डिफॉल्ट्स रिलेटेड टू डिस्क्लोजर्स, उसको आपको करना है आफ्टर मेकिंग द रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर। ये आपको पूरा याद रखना है रेगुलेशन नंबर 3 के अंदर। इसके बाद आता है लिमिटेशन, रेगुलेशन नंबर 4। इसमें बोला है कि एक एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग जो कि पेंडिंग है बिफोर द बोर्ड। तो पहली चीज तो ये कि ये किस स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग की बात कर रहे हैं, जो कि पेंडिंग है, ठीक है, यानी प्रोसीडिंग नॉट इनिशिएटेड येट, वो यहां पर कवर नहीं है। और दूसरी चीज वो पेंडिंग किसके सामने, बोर्ड के सामने, क्योंकि अगर आप थर्ड वाला ही इसका सब रेगुलेशन है वो पढ़ोगे तो उसमें लिखा है द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन शैल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ प्रोसीडिंग जो कि पेंडिंग है बिफोर द ट्रिब्यूनल और एनी कोर्ट। तो पेंडिंग होना चाहिए, और पेंडिंग किसके सामने होना चाहिए, बोर्ड के सामने, उसी पे इसके प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। इसमें बेसिकली ये लिखा है कि एप्लीकेशन आपको सेटलमेंट की कितने टाइम में देनी है, तो एप्लीकेशन जो है वो आपको देनी है विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस टू शो कॉज और सप्लीमेंट्री नोटिस टू शो कॉज विच एवर इज लेटर। सप्लीमेंट्री नोटिस टू शो कॉज का मतलब क्या होता है, जो आपका इनिशियल नोटिस होता है, ठीक है, उसमें आपको बोला कि आप इस जो चीजें हैं उसके लिए कॉज शो करो कि क्यों आपके अगेंस्ट एक्शन वगैरह ना लिया जाए। सप्लीमेंट्री में और एड ऑन्स होते हैं कि और भी इन चीजों के लिए भी अब आप क्या करो, शो कॉज जो है वो करो। तो सप्लीमेंट्री नोटिस टू शो कॉज का मतलब क्या होता है, जिसमें एड ऑन आपको बताए गए इश्यूज जिनके अगेंस्ट आपको कॉज शो करना है, जो कि इनिशियल में मेंशन नहीं करे थे। तो विच एवर इज लेटर, ठीक है, वहां से हम काउंट करेंगे 60 डेज, और 60 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना है, ये एप्लीकेशन देनी है। अगर आप एप्लीकेशन नहीं देते हो तो उसके बाद में आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते। बट आगे इसमें एक पॉइंट लिखा है सेकंड वाले में कि बोर्ड जो है वो कंसिडर कर सकता है आपकी एप्लीकेशन अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि सफिशिएंट कॉज एग्जिस्ट करता है फॉर नॉट फाइलिंग इट विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, और साथ में आपने नॉन रिफंडेबल फीस जो है वो भी दी है, ठीक है। तो अगर दोनों चीजें सेटिस्फाई होती है कि यार आप सफिशिएंट कॉज भी एग्जिस्ट करता है और साथ में आपने नॉन रिफंडेबल फीस भी दी, इट इज अकम्पनीड विद द नॉन रिफंडेबल फीस, तो उस केस में बोर्ड जो है वो कंसिडर कर सकता है। फिर इसमें प्रोवाइजो में एक चीज बोली है कि एप्लीकेशन अगर आप फाइल करते हो आफ्टर 60 कैलेंडर डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड जो कि स्पेसिफाइड है इन सब रेगुलेशन नंबर 1, किसकी बात कर रहे हैं, वही डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस टू शो कॉज या सप्लीमेंट्री नोटिस टू शो कॉज व्हिचएवर इज लेटर, सेटलमेंट अमाउंट जो डिटरमाइन करा जाएगा, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगा, शैल बी इंक्रीज्ड बाय 25%, 25% से ऊपर मतलब बढ़ा देंगे हम उस अमाउंट को। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि फिर 60 डेज के बाद भी करा जा सकता है, लेकिन सेटलमेंट अमाउंट जो है वो 25% से इंक्रीज हो जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर नो सच डिलेड एप्लीकेशन शैल बी कंसिडर्ड, डिलेड एप्लीकेशन हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपने एप्लीकेशन करी आफ्टर 120 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड जो 1 में स्पेसिफाइड है, या आफ्टर द फर्स्ट हियरिंग विच एवर इज अर्लियर, उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन वगैरह जो है वो एंटरटेन नहीं करी जाएगी। तो अगर एक तरीके से बोले तो मैक्सिमम आपके पास 120 डेज का टाइम है, 120 डेज के बियॉन्ड नहीं होगा, या बीच में ही कहीं अगर हियरिंग हो गई फर्स्ट हियरिंग तो उसके बाद में आप फिर एप्लीकेशन नहीं दे सकते, बिकॉज ये सिर्फ किसके लिए हो सकता है, जो कि पेंडिंग है बिफोर द बोर्ड के लिए। एक बार हियरिंग स्टार्ट हो गई तो फिर वो जो है वो एप्लीकेशन उसके रिस्पेक्ट में नहीं जा सकती है। और थर्ड वाला हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि ये एप्लीकेबल नहीं होगा जो भी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है बिफोर द ट्रिब्यूनल या कोर्ट के सामने।
ठीक है, ये आपको याद रखना है लिमिटेशन के अंदर रेगुलेशन नंबर 4 में। इसके बाद है स्कोप ऑफ सेटलमेंट। स्कोप ऑफ सेटलमेंट प्रोसीडिंग रेगुलेशन नंबर 5, उसमें बोला है नो एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट ऑफ एनी स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग शैल बी कंसिडर्ड इफ एन अर्लियर एप्लीकेशन विद रिगार्ड टू सेम एलिज डिफॉल्ट हैड बीन रिजेक्टेड। अगर सेम आपने एलिज डिफॉल्ट जो उसको लेकर के पहले भी एप्लीकेशन करी थी और उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, द ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन और द इंस्पेक्शन और इंक्वायरी इफ एनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉज ऑफ एक्शन इज नॉट कंप्लीट एक्सेप्ट इन केस ऑफ एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग कॉन्फिडेंशियलिटी। तो जहाँ पे भी एप्लीकेशन है जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी इन्वॉल्व है, उस केस में तो हम क्या करेंगे, आपकी जो एप्लीकेशन है वो जो एक्सेप्ट है वो कर लेंगे, ठीक है, कंसिडर कर लेंगे। बट उसके अलावा जितनी भी आपकी एप्लीकेशन है, जिन भी केसेस में ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन या इंक्वायरी अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑन गोइंग है, तो उस केस में हम आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंसिडर नहीं करेंगे। और उसके बाद थर्ड, मनीज ड्यू अंडर एन ऑर्डर इशूड अंडर सिक्योरिटीज लॉस आर लाइबल फॉर रिकवरी अंडर द सिक्योरिटीज लॉस। ऑर्डर आपके अगेंस्ट पास करा गया है कि आपको इतना इतना अमाउंट पे करना है, लेकिन अभी तक आपने वो पे नहीं करा है, यानी कि आपने पे नहीं करा है, यानी अब जो अथॉरिटीज है वो क्या करेंगी, आपसे रिकवर करेंगी। तो वो अमाउंट अगर लाइबल है फॉर रिकवरी अंडर सिक्योरिटीज लॉस, तो उस केस में भी हम आपकी एप्लीकेशन जो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये 3 सिनेरियोज है जिसमें आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं करा जाएगा। पहला, अर्लियर एप्लीकेशन विद रिगार्ड टू सेम एलिज्ड डिफॉल्ट हैड बीन रिजेक्टेड, या ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन इंक्वायरी जो इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉज ऑफ एक्शन वो कंप्लीट नहीं हुई है एक्सेप्ट इन केस ऑफ एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग कॉन्फिडेंशियलिटी। और थर्ड, मनीज ड्यू अंडर एन ऑर्डर इशूड अंडर सिक्योरिटीज लॉज आर लाइबल फॉर रिकवरी अंडर सिक्योरिटीज लॉस। सेकंड, बोर्ड में नॉट सेटल एनी स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग इफ इट इज ऑफ द ओपिनियन दैट एलिज डिफॉल्ट। बोर्ड कब सेटल नहीं करेगा स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग्स को, जब उसको लगता है कि एलिज डिफॉल्ट, ठीक है, हैज मार्क्ड वाइड इम्पैक्ट, ठीक है, उसका मतलब वाइड मार्केट इम्पैक्ट है, ठीक है। उसके बाद में second, caused losses to a large number of investors, या third, affected the integrity of the market। उसके बाद थर्ड में बोले विथाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजन फॉर सेटलिंग एनी स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग, द बोर्ड में अमंग अदर थिंग्स टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग फैक्टर। क्या क्या फैक्टर्स जो है वो बोर्ड कंसिडर कर सकता है जब वो डिसाइड कर रहा है यार कि ये प्रोसीडिंग को सेटल करना है या नहीं करना। तो ये भी आपको एग्जाम के अंदर आ सकता है, सिर्फ ये फैक्टर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला ये कि वेदर द एप्लीकेंट हैज रिफंडेड और डिसगॉर्ज द मनीज ड्यू टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द बोर्ड। क्या उसने रिफंड कर दिया या क्या बोर्ड को उसने दे दिया जो भी अमाउंट ड्यू था वो, ठीक है। जो भी डिसगॉर्ज का मतलब क्या होता है, जो भी आपने गलत तरीके से मतलब अनड्यू एडवांटेज वगैरह लेकर के जो भी अमाउंट वगैरह आपने अर्न करा है, ठीक है, वो आप वापस कर देते हो। तो आप वापस कर देते हो मतलब अथॉरिटीज को दे देते हो। तो या तो आप रिफंड कर दोगे जिनसे आपने अमाउंट लिया था, ठीक है, और या जिनको लॉसेस इनकर हुए हैं उनको आप वापस कर दोगे, या फिर आप अथॉरिटी को दे दोगे। तो वो आपने करा या नहीं करा। उसके बाद वेदर द एप्लीकेंट हैज प्रोवाइडेड एन एग्जिट और परचेज ऑप्शन टू द इन्वेस्टर्स इन कंप्लायंस विद सिक्योरिटीज लॉस टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द बोर्ड। आपने एग्जिट या परचेज ऑप्शन दिया नहीं दिया इन्वेस्टर्स को। Then whether the applicant is in compliance with the securities laws or any order or direction which is passed under securities laws, and lastly any other factor as may be deemed appropriate by the board। तो ये सब देखा जाएगा जब वो डिसाइड कर रहे होंगे फॉर सेटलिंग एनी स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग। फोर्थ में लिखा है विथाउट प्रेजुडाइज टू 1 and 3 द बोर्ड में नॉट सेटल दी स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग्स वेयर द एप्लीकेंट इज अ विलफुल डिफॉल्टर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी बोर्ड के पास डिस्क्रिप्शन है, बोर्ड चाहे तो सेटल कर सकता है, चाहे तो सेटल ना करे। बोर्ड मे नॉट सेटल दी स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग जहां पे एप्लीकेंट एक विलफुल डिफॉल्टर है, या फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, या उसने डिफॉल्ट करा इन पेमेंट ऑफ एनी फीस जो कि ड्यू है, ठीक है, या कोई भी पेनल्टी जो कि इंपोज करी गई थी अंडर सिक्योरिटीज लॉज। और फिफ्थ वाला जो उसके बाद जो सब रेगुलेशन नंबर 5 है उसमें लिखा है नथिंग कंटेन्ड इन दीज रेगुलेशन शैल बी कॉन्स्टिट्यूट टू रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ द पैनल ऑफ फुल टाइम मेंबर्स to consider or reject any application in respect of any specified proceeding without the examination by the internal committee या high powered advisory committee। तो अगर पैनल ऑफ फुल टाइम मेंबर को लगता है कि यार ये वाली एप्लीकेशन कंसिडर करनी चाहिए, ठीक है, या ये वाली एप्लीकेशन जो उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि इंटरनल कमिटी या हाई पावर्ड एडवाइजरी कमिटी जो है उसके एग्जामिनेशन उसने करा उस एप्लीकेशन का, या उस एग्जामिनेशन को करने पर उनका क्या ओपिनियन है, ठीक है। पैनल ऑफ फुल टाइम मेंबर के पास में अल्टीमेट राइट है, उनको लगता है बिना एग्जामिनेशन के बाय द इंटरनल कमिटी या एचपीएसी हम कंसिडर करना चाहते हैं ये एप्लीकेशन, वो कर सकते हैं। रिजेक्ट करना चाहते हैं वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो विथआउट एग्जामिनेशन भी रिजेक्शन और कंसिडरेशन हो सकता है। कौन कर सकता है? बाय द पैनल ऑफ फुल टाइम मेंबर्स। ये आपको याद रखना है रेगुलेशन नंबर 5 के अंदर। इसके बाद दिया रेगुलेशन नंबर 6 रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मे एट एनी टाइम बी रिजेक्टेड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। किन किन
ग्राउंड्स पे करा जा सकता है। वेयर द एप्लीकेंट रिफ्यूजेस टू रिसीव और रिस्पॉन्ड टू द कम्युनिकेशन सेंड बाय द बोर्ड, वेयर द एप्लीकेंट डज नॉट सबमिट और डिलेज द सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एज कॉल्ड फॉर बाय द बोर्ड, where the applicant who is required to appear does not appear before the internal committee on more than one occasion, अगर एक से ज्यादा बार आप appear नहीं हुए, ठीक है, इंटरनल कमिटी के सामने, then where the applicant violates in any manner the undertaking and waivers जो कि provided in part C of schedule 1, आगे भी इनका रेफरेंस आया था अंडरटेकिंग और वेवर का, वो अगर आप वायलेट कर देते हो, and where the applicant does not remit the settlement amount within the period which is specified in clause A of subregulation number 2 of regulation number 15 एंड और डज नॉट अबाइड बाय द अंडरटेकिंग एंड वेवर्स, तो या तो आप रेमिट नहीं कर रहे हो सेटलमेंट अमाउंट जो भी स्पेसिफाइड पीरियड है उसके अंदर अंदर, या फिर आप अबाइड नहीं कर रहे बाय द अंडरटेकिंग एंड वेवर्स, से आप दोनों ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद सेकंड वाला जो सब रेगुलेशन उसमें बोला है दी रिजेक्शन अंडर सब रेगुलेशन 1 शैल बी कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट, वो कम्युनिकेट कर दिया जाएगा किसको, एप्लीकेंट को। तो इसको याद रखने का तरीका क्या, इसको याद रखने का तरीका है बारिया, ठीक है, बारिया में वी से आ जाएगा एप्लीकेंट वायलेट्स इन एनी मैनर द अंडरटेकिंग एंड वेवर्स, ए से आ जाएगा एप्लीकेंट डज नॉट रेमिट द सेटलमेंट अमाउंट विद इन द पीरियड, तो ई स्टैंड्स फॉर अमाउंट सेटलमेंट अमाउंट, आर स्टैंड्स फॉर एप्लीकेंट रिफ्यूजेस टू रिसीव और रिस्पॉन्ड टू द कम्युनिकेशन, तो आर का मतलब है रिफ्यूजेस टू रिसीव और रिस्पॉन्ड द कम्युनिकेशन, आई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेंट डज नॉट सबमिट और डिलेज द सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आई स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन, एंड अगेन A stands for applicant who is required to appear does not appear before the internal committee on more than one occasion, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडेड एप्लीकेंट शेल कंटिन्यू टू बी बाउंड बाय द वेवर्स जो कि दिए गए थे इन रिस्पेक्ट ऑफ लिमिटेशन और लेचेस, इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनिशिएशन और कंटिन्यूएशन और रेस्टोरेशन ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग एंड द वेवर्स गिवन अंडर द स्पेसिफाइड पैराज ऑफ पैरा 12 ऑफ द अंडरटेकिंग एंड वेवर्स। तो बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग इज कि दो आप अंडरटेकिंग और वेवर्स जो उसको वायलेट कर रहे हो, बट अच्छा आप वॉयलेट कर रहे हो, ऑब्वियसली उसके बेसिस पे हमने रिजेक्ट कर दी, बट रिजेक्शन के बाद में भी आप बाउंड रहोगे बाय दोज अंडरटेकिंग्स एंड वेवर्स, से हम आगे भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि विड्रॉवल करो आप खुद से या रिजेक्शन हो जाए एप्लीकेशन का, अंडरटेकिंग और वेवर से तो आप बाउंड ही रहोगे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है रेगुलेशन नंबर 6 के अंदर। उसके बाद रेगुलेशन नंबर 7 में विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन दिया है, एन एप्लीकेशन मे बी विड्रॉन एट एनी टाइम, आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन प्रायर टू द कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ द पैनल ऑफ फुल टाइम मेंबर्स अंडर रेगुलेशन नंबर 15, जो पैनल ऑफ फुल टाइम मेंबर्स है वो अपना डिसीजन कम्युनिकेट करे उसके पहले आप कभी भी क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। एक एप्लीकेंट जो कि विड्रॉ कर लेता है अपनी एप्लीकेशन अंडर सब रेगुलेशन नंबर 1 shall not be permitted to make another application in respect of the same default, same default को लेकर के क्या आप दोबारा से एप्लीकेशन कर पाओगे, the answer is no, provided that as may be recommended by the HPAC such an application may be considered, आपकी जो बाद वाली एप्लीकेशन होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम डिफॉल्ट उसको कंसिडर करा जा सकता है, ठीक है, किसके रिकमेंडेशन पे, HPAC के रिकमेंडेशन पे, सब्जेक्ट टू एन इंक्रीज ऑफ एटलीस्ट 50% ओवर द सेटलमेंट अमाउंट। यहाँ पे अगर हम कंसिडर करेंगे आपकी एप्लीकेशन तो जो सेटलमेंट अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा बाय 50%। जैसे जब आप स्पेसिफाइड पीरियड के बियॉन्ड जाकर के कर रहे थे, ठीक है, 60 डेज के बाद अगर आप कर रहे थे तो वहां पे कितने से इंक्रीज हो रहा था, 25 से, लेकिन यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, आपने एक बार विड्रॉ कर लिया आपकी एप्लीकेशन एक डिफॉल्ट के लिए और आप उसी डिफॉल्ट के लिए दोबारा से एप्लीकेशन देना चाहते हो तो वो भी अलाउड कर देंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द HPAC, बट वहां पे सेटलमेंट अमाउंट 50% से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये आपका रखना है रेगुलेशन नंबर 7 के अंदर। उसके बाद रेगुलेशन नंबर 8 में इफेक्ट ऑफ पेंडिंग एप्लीकेशन ऑन स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग, स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग पे क्या असर पड़ेगा पेंडिंग एप्लीकेशन का, द फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट ऑफ एनी स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग शैल नॉट अफेक्ट द कंटीन्यूएंस ऑफ द प्रोसीडिंग्स सेव दैट पासिंग ऑफ द फाइनल ऑर्डर शैल बी केप्ट इन एबियंस टिल द एप्लीकेशन इज डिस्पोज ऑफ। तो जो देखो प्रोसीडिंग चल रही है वो तो चलती रहेगी अपनी जगह, ठीक है, इधर आपकी सेटलमेंट प्रोसीडिंग चल रही है और पैरेलली आपकी जो दूसरी प्रोसीडिंग चल रही है उस डिफॉल्ट को लेकर के वो भी चलती रहेगी, बट जो दूसरी प्रोसीडिंग्स आपकी चल रही है उस डिफॉल्ट को लेकर के उसका जो फाइनल ऑर्डर है, ठीक है, उसको होल्ड पे रखा जाएगा जब तक कि सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स जो है उस पे फाइनल ऑर्डर जो है वो नहीं आ जाता। बिकॉज यहाँ पर अगर सेटलमेंट हो गया तो ऑब्वियसली वहां जो प्रोसीडिंग आपकी चल रही है, ठीक है, डिफॉल्ट को लेकर के वो क्या हो जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी, ठीक है, और अगर यहाँ पर सेटलमेंट नहीं हो पाया तो फिर वहां पे फाइनल ऑर्डर पास कर दिया जाएगा और जो भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस या एक्शंस बनते हैं वो आपके अगेंस्ट लिए जाएंगे। तो साथ में वो चलते रहेंगे दोनों, बट जो फाइनल ऑर्डर है, ठीक है, वो क्या कर दिया जाएगा, होल्ड पे रखा जाएगा टिल दी सेटलमेंट एप्लीकेशन इज डिस्पोज्ड ऑफ। Then second, where the application is filed in case of proceeding that may be initiated। अब फर्स्ट वाला तो उस केस में एप्लीकेबल हो गया जहाँ पे आपने फाइल करा है, जहाँ पर भी आपकी प्रोसीडिंग्स वगैरह जो है वो पेंडिंग है, लेकिन ऐसे केसेस जहाँ पे प्रोसीडिंग अभी इनिशिएट करना है, वेयर द एप्लीकेशन इज फाइल्ड इन केस ऑफ प्रोसीडिंग्स दैट मे बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द एप्लीकेंट, सच प्रोसीडिंग्स शैल नॉट बी इनिशिएटेड जब तक कि एप्लीकेशन को रिजेक्ट या विड्रॉ
नहीं कर लिया जाता। Provided that the filing of an application shall not prohibit the initiation of any proceeding in so far as may be deemed necessary for the purpose of issuance of interim civil या administrative direction। तो आपने एप्लीकेशन फाइल कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब जो प्रोसीडिंग हम इनिशिएट आपके अगेंस्ट कर सकते थे वो हम नहीं कर सकते, हम अभी भी इनिशिएट कर सकते हैं और आपके अगेंस्ट सिविल या एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन वगैरह जो है वो पास करे जा सकते हैं टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। और इसलिए बोला जा रहा था कि जो बोर्ड की पावर है, कंसेंट ऑर्डर पास हो जाएगा बट फिर भी बोर्ड की जो पावर है वो अफेक्ट नहीं होती है, ठीक है, जो हमने आगे पढ़ा था। इसमें एक्सप्लेनेशन में दिया है वेयर एनी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग और टू बी इनिशिएटेड अगेंस्ट सेवरल पर्सन बट द सेटलमेंट एप्लीकेशन इज फाइल्ड ओनली बाय वन और मोर पर्सन। तो जो भी प्रोसीडिंग वगैरह है वो पेंडिंग या इनिशिएट करी जानी है एक से ज्यादा लोगों के खिलाफ, बट सेटलमेंट सिर्फ एक ही जना जो है सेटलमेंट की एप्लीकेशन कर रहा है, ठीक है, एक या एक से ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, बट सारे नहीं कर रहे बेसिकली। बट द सेटलमेंट एप्लीकेशन इज फाइल्ड ओनली बाय वन और मोर पर्सन बट नॉट बाय ऑल। The filing of such an application shall not affect the initiation or continuation or disposal of the proceeding against the person who has not filed the application for settlement and any adverse observations made in such proceeding against the applicant। अब ऐसा हो सकता है ना कि एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और एक ने तो क्या करा, सेटलमेंट एप्लीकेशन दे दी, बाकियों ने नहीं दी, तो बाकी के अगेंस्ट जो भी प्रोसीडिंग चल रही है वो तो चलती रहेगी। अब बाकी के अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग चल रही है, अगर उन प्रोसीडिंग में जो हमारा एप्लीकेंट है जिसने सेटलमेंट एप्लीकेशन दिया उसके खिलाफ कुछ चीजें सामने आई, तो उस केस में क्या होगा, तो वो बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट एंड एनी एडवर्स ऑब्जर्वेशन जो कि सामने आ रही है अगेंस्ट द एप्लीकेंट इन सच प्रोसीडिंग्स shall qua the applicant be subject to the outcome of the settlement application filed by such applicant। तो क्या उन एडवर्स ऑब्जर्वेशंस का भी यूज करा जा सकता है उस एप्लीकेंट के खिलाफ? द आंसर इज यस, बट तभी जब सेटलमेंट जो है उसका ऑर्डर आ जाएगा कि एक्चुअली हम सेटल कर रहे हैं या हम नहीं कर रहे हैं। अगर हम सेटल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम सेटल नहीं कर रहे हैं तो वो जो एडवर्स ऑब्जर्वेशन उसको लेकर के, उस एप्लीकेंट को लेकर के हमको पता चली थी जब प्रोसीडिंग्स चल रही थी दूसरे लोगों के खिलाफ, उनका हम यूज जो है वो कर सकते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है एक्सप्लेनेशन के अंदर। तो ये पूरा है आपका रेगुलेशन नंबर 8, इफेक्ट ऑफ पेंडिंग एप्लीकेशन ऑन स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग। इसके बाद आता है टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, रेगुलेशन नंबर 9। इसमें बोला है कि सेटलमेंट टर्म्स में इंक्लूड अ सेटलमेंट अमाउंट एंड और नॉन मॉनिटरी टर्म्स। नॉन मॉनिटरी टर्म्स में क्या क्या हो सकता है, तो सस्पेंशन और सेसेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, एग्जिट फ्रॉम मैनेजमेंट, डिसगॉर्जमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द एक्शन और इनएक्शन ऑफ द एप्लीकेंट, refraining from acting as a partner or officer or director of an intermediary or as an officer or director of a company that has a class of securities regulated by the board for specified periods, cancel the securities and reduce the holdings where the securities are issued fraudulently, including bonus shares which are received on such securities, if any, and reimburse any dividends received. Then lock-in of securities, implementation of enhanced policies and procedures to prevent future securities laws violations, as well as agreeing to appoint or engage an independent consultant to review the internal policies, processes, and procedures, and provide the enhanced training and education to employees of intermediaries and securities market infrastructure institutions, and submit to enhanced internal audit and reporting requirements। तो ये सब नॉन मॉनिटरी टर्म्स जो है वो इसमें हो सकती है। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, तो इसको याद रखने के लिए आप यूज कर सकते हो डॉक्टर इक्लिप्स, ठीक है। डॉक्टर इक्लिप्स से आप कैसे याद रखोगे, डी स्टैंड्स फॉर डिसगॉर्जमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द एक्शन और इनएक्शन ऑफ द एप्लीकेंट, आर स्टैंड्स फॉर रिफ्रेनिंग फ्रॉम एक्टिंग एज अ पार्टनर or officer or director of an intermediary or as an officer or director of a company that has a class of securities regulated by the board for a specified period. E stands for exit from management. Then C stands for cancel securities and reduce the holdings where securities are issued fraudulently, including bonus shares received on such securities, if any, and reimburse any dividends received. L stands for lock-in of securities. I stands for implementation of enhanced policies and procedures to prevent future securities laws violations. P stands for provide enhanced training and education to employees of intermediaries and securities market infrastructure institution, and S stands for submit to enhanced internal audit and reporting requirements। जो लास्ट वाला ई है वो बस एक वर्ड बन रहा है इसलिए हमने यूज करा है। उसके बाद थर्ड वाला जो सब रेगुलेशन है उसमें लिखा है कि द सेटलमेंट अमाउंट एक्सक्लूडिंग द लीगल कॉस्ट एंड द डिसगॉर्ज्ड अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। 4 में लिखा है एप्लीकेशन फी जिसकी बात करी गई है सब रेगुलेशन नंबर 2 में ऑफ रेगुलेशन नंबर 3, एंड द लीगल कॉस्ट इफ एनी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेटलमेंट अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जनरल फंड। एक्सप्लेनेशन में लिखा है लीगल कॉस्ट शैल इंक्लूड द लिक्विडेटेड कॉस्ट
as may be determined by the board in respect of cost for obtaining appropriate orders from the tribunal or court under sub-regulation number 2 of regulation number 24. And fifth में बोला the amount of profits which are made or losses avoided by the applicant that may be disgorged as part of the settlement terms shall be credited to the investor protection and education fund. तो कौन से फंड में क्या अमाउंट जाएगा वो आपको 3, 4 और 5 में बताया है. उसके बाद में फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड टू अराइव एट द सेटलमेंट टर्म्स रेगुलेशन नंबर 10. इसमें लिखा है while arriving at the settlement terms factors indicated in schedule second may be considered including but not limited to the following. सबसे पहला conduct of the applicant during the specified proceeding, investigation, inspection or audit. Then the role played by the applicant in case the alleged default is committed by a group of persons, nature, gravity and impact of the alleged default, whether any other proceeding against the applicant for non-compliance of securities laws is pending or concluded, the extent of harm and or loss to the investors and or gains made by the applicant, processes that have been introduced since the alleged default to minimize the future defaults or lapses, compliance schedule proposed by the applicant, economic benefits accruing to any person from the non-compliance or delayed compliance, conditions which are necessary to deter the future non-compliance by the same or another person, then satisfaction of claim of investors regarding the payment of money due to them or delivery of securities to them, any other enforcement action that has been taken against the applicant for the same violation, any other factors necessary in the facts and circumstances of the case. तो इतने सारे यहाँ पर आपको ये फैक्टर्स जो है वो दिए हुए हैं. इसमें से सारे करने की आपको जरूरत नहीं है, आप सिलेक्ट करके कोई से भी जो है कर सकते हो. इसके बाद में आता है कमिटीज. ठीक है, कमिटीज में सबसे पहले दिया है हाई पावर्ड एडवाइजरी कमिटी रेगुलेशन नंबर 11. इसमें बोला है बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा HPAC फॉर कंसिडरेशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट. तो ये कमिटी क्या करेगी, टर्म्स वगैरह जो है वो सेटलमेंट की रिकमेंड करेगी और कंसिडर करेगी. और कंसिडर करने का मतलब है द टर्म्स प्रपोज्ड बाय दी अदर पार्टी, राइट. जो सामने वाली पार्टी है उसने जो टर्म्स रखी है सेटलमेंट की वो कंसिडर करना और रिकमेंड करना. Then HPAC shall consist of a judicial member who has been the judge of the Supreme Court or a High Court and 3 external experts having expertise in securities market or in matters connected therewith or incidental thereto. तो पहला था purpose, second is constitution, third है term. Term में लिखा है the term of the members of the HPAC shall be 3 years which may be extended for a further period of 2 years. उसके बाद quorum दिया है the quorum for a meeting of the HPAC shall be of 3 members. एक्सप्लेनेशन में बोला है मीटिंग इंक्लूड्स मीटिंग थ्रू ऑडियो या वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और थ्रू द मीडियम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज. देन मीटिंग्स को लेकर के बोला है कि HPAC शैल कंडक्ट इट्स मीटिंग्स इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड इन दिस रिगार्ड प्रोवाइडेड दैट जहां पर मेंबर ऑफ द HPAC सीक्स रिक्यूजल यानी एक्सक्यूज वनसेल्फ फ्रॉम अ केस बिकॉज ऑफ पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ इम्पार्शलिटी. तो अगर वो रिक्यूजल सीक करता है द रिमेनिंग 2 और मोर मेंबर्स में सबमिट देयर रिकमेंडेशन ऑन द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट. जहां पर भी no consensus or majority may be reached, the recommendation made by the judicial member shall be considered to be the recommendation of the HPAC, and in case of recusal of the judicial member, recommendation of the remaining 2 or more members shall be submitted for consideration to the panel of full time members. तो ये चीज आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है. उसके बाद थर्ड, where all but one of the members of the HPAC recuse themselves in respect of an application, the board may constitute another HPAC. Then internal committee के बारे में बोला, internal committee shall be constituted by the board and the internal committee shall comprise of an officer of the board not below the rank of chief general manager and such other officers as may be specified by the board. तो ये आपको ध्यान रखना है committees के अंदर. इसके बाद आता है procedure of settlement. इसमें दिया है proceedings before the internal committee regulation number 13. सबसे पहले बोला एक एप्लीकेशन shall be referred to an internal committee to examine whether the proceedings may be settled and if so to determine the settlement terms in accordance with these regulations. तो एप्लीकेशन जो है इंटरनल कमिटी को रेफर करी जाएगी क्या एग्जामिन करने के लिए कि क्या प्रोसीडिंग्स को सेटल करा भी जा सकता है या नहीं करा जा सकता, पॉसिबिलिटी है सेटलमेंट क्या नहीं है, और अगर है पॉसिबिलिटी तो टर्म्स ऑफ सेटलमेंट क्या होनी चाहिए. देन द इंटरनल कमिटी में call for relevant information, documents, etc. pertaining to the alleged defaults in possession of the applicant or obtainable by the applicant. जो भी relevant information या documents वगैरह है alleged default को लेकर के जो applicant के possession में है या applicant के possession में आ सकते हैं, यानी एप्लीकेंट जो है वो ऑब्टेन कर सकता है, वो जो इंटरनल कमिटी है वो क्या करेगी, कॉल करेगी. देन उसके बाद एक्सप्लेनेशन में बोला है नथिंग इन दीज रेगुलेशन शैल कन्फर अ राइट अपॉन द एप्लीकेंट
to seek information from the board or require the board to seek information from any other person for the purpose of relying upon it in the settlement proceedings or request the board to permit it to present the information not already disclosed in the application. तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो भी एप्लीकेंट है, ठीक है, उसको क्या राइट नहीं मिलता है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन मांग ले किससे, बोर्ड से, या बोर्ड को बोले कि आप इंफॉर्मेशन ले लो किसी और पर्सन से, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकता है कौन, जो एप्लीकेंट है वो। दूसरी चीज, रिक्वेस्ट द बोर्ड टू परमिट इट टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन विच इज नॉट ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड इन द एप्लीकेशन। वो रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता बोर्ड से कि आप मेरे को वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने दो जो मैंने एप्लीकेशन में डिस्क्लोज नहीं करी थी, which the applicant was aware of at the time of making the application or which information upon diligent inquiry being made could have become known to the applicant। तो क्या बोल रहे हैं कि यार ऑलरेडी जब आप एप्लीकेशन दे रहे थे उस टाइम पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी आपके पास थी, बट आपने वो एप्लीकेशन में डिस्क्लोज नहीं करी, या जब आप एप्लीकेशन कर रहे थे उस टाइम पे आप वो इंफॉर्मेशन जो है वो ऑब्टेन कर सकते थे, ठीक है, बट आपने ऑब्टेन नहीं करी, ठीक है, और ऑब्वियसली डिस्क्लोज आपने नहीं करी, तो वो बाद में हम आपको प्रेजेंट करने नहीं देंगे, ऐसा कोई भी राइट जो है वो आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड बोला है, कॉल फॉर द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द एप्लीकेंट बिफोर इट provided that a duly authorized representative of the applicant may represent on behalf of the applicant। explanation में बोला है, personal appearance under this clause includes appearance through audio video electronic means or through the medium of electronic video linkage as may be permitted by the internal committee। सी के अंदर बोला है, permit the applicant to submit revised settlement terms within a period not exceeding 10 working days from the date of the internal committee meeting। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या एप्लीकेंट जो है, ठीक है, जो भी इंटरनल कमिटी ने सेटलमेंट टर्म्स वगैरह डिटरमाइन करी है और जो एप्लीकेंट ने बेसिकली पहले सबमिट कर दी होगी, ठीक है, उसी के बेसिस पे इंटरनल कमिटी ने डिटरमाइन करी होंगी टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, तो हम एक मौका दे रहे हैं एप्लीकेंट को कि आप रिवाइज्ड सेटलमेंट टर्म्स भी क्या कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो, बट कितने टाइम में आप सबमिट करोगे, विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इंटरनल कमिटी मीटिंग। provided कि revised settlement terms received after 10 working days but within 20 working days may be considered subject to an increase of 10% over the recommended settlement amount। 10 दिन के बाद भी आप दे सकते हो, बट 20 दिन के पहले पहले, लेकिन उस केस में क्या होगा, जो सेटलमेंट अमाउंट है वो 10% से इंक्रीज हो जाएगा। एंड लास्टली, द प्रपोज सेटलमेंट टर्म्स इफ एनी शेल बी प्लेस्ड बिफोर द एचपीएसी। जो भी वो प्रपोज सेटलमेंट टर्म्स होगी उसको किसके सामने प्लेस करा जाएगा, एचपीएसी के सामने। उसके बाद दिया है प्रोसीडिंग्स बिफोर द एचपीएसी। अब एचपीएसी के सामने क्या प्रोसीडिंग्स होंगी, रेगुलेशन नंबर 14, द हाई पावर्ड एडवाइजरी कमिटी शेल कंसिडर द प्रपोज्ड सेटलमेंट टर्म्स प्लेस्ड बिफोर इट along with the following: the application, undertaking and waivers of the applicant, factors specified in regulation number 10, and the settlement terms or the revised settlement terms proposed by the applicant, and lastly any other relevant material which is available on record। second में the HPAC में seek revision of the settlement terms and refer the application back to the internal committee। वो बोल सकते हैं कि रिवाइज करो सेटलमेंट टर्म्स और एप्लीकेशन वापस किसको दे दी जाएगी, इंटरनल कमिटी को। थर्ड, द रिकमेंडेशन ऑफ द एचपीएसी शैल बी प्लेस बिफोर द पैनल ऑफ होल टाइम मेंबर्स। जो भी रिकमेंडेशन एचपीएसी देगा उसको प्लेस करा जाएगा बिफोर द पैनल ऑफ होल टाइम मेंबर्स। क्या एक्शन हो सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एचपीएसी, रेगुलेशन नंबर 15। तो जो पैनल ऑफ होल टाइम मेंबर है वो कंसिडर करेगा रिकमेंडेशन एचपीएसी के एंड मे एक्सेप्ट और रिजेक्ट द सेम। उसको वो एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड जहां पर भी रिकमेंडेशंस ऑफ द एचपीएसी टू सेटल द स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग्स आर रिजेक्टेड। अगर रिजेक्ट कर दिए जाते हैं रिकमेंडेशन तो पैनल ऑफ होल टाइम मेंबर्स शैल रिकॉर्ड द रीजंस फॉर द रिजेक्शन ऑफ द रिकमेंडेशन, रीजंस रिकॉर्ड करेंगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द रिकमेंडेशन ऑफ द एचपीएसी टू सेटल द स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग आर रिजेक्टेड, सच डिसीजन ऑफ द पैनल ऑफ होल टाइम मेंबर्स शैल बी कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट। वो कम्युनिकेट कर दिया जाना चाहिए किसको, एप्लीकेंट को। Second, where the panel of full-time member accepts the recommendation of the HPAC to settle the specified proceeding। अगर हम accept कर लेते हैं आपका recommendation, तो applicant shall be issued a notice of demand within 7 working days of the decision of the panel। 7 दिनों के अंदर अंदर, 7 working days के अंदर अंदर of the decision of the panel of full-time member, एक notice of demand जो है वो किसको दिया जाएगा, applicant को दिया जाएगा, और applicant shall remit the settlement amount forming the part of the settlement terms not later than, ठीक है, नॉट लेटर देन 30 कैलेंडर डेज, ठीक है, 30 कैलेंडर डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द नोटिस ऑफ डिमांड विच मे बी एक्सटेंडेड बाय द पैनल ऑफ होल टाइम मेंबर्स फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड
जिसको एक्सटेंड भी करा जा सकता है, बट आपके पास टाइम कितना है 30 कैलेंडर डेज का, इसको एक्सटेंड करा जा सकता है। 30 कैलेंडर डेज कब से काउंट करने, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द नोटिस ऑफ डिमांड। एक्सप्लेनेशन में बोला है कि रेमिटेंस ऑफ सेटलमेंट अमाउंट शैल बी डन, ठीक है, कितने टाइम में करना है रेमिटेंस। अच्छा उसके पहले एक और चीज है कि एक्सटेंड कर सकता है कौन, पैनल ऑफ फुल टाइम मेंबर्स फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन कितने दिन से, तो एक्सटेंड कर सकता है बाय 60, ये जो मैंने साइड में लिखा हुआ है, बाय 60 कैलेंडर डेज ओनली आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन सीकिंग एक्सटेंशन ऑफ टाइम विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड। तो 60 कैलेंडर डेज से हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो एप्लीकेशन है सीकिंग एक्सटेंशन वो आ जानी चाहिए 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड बाय द एप्लीकेंट। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में जो पॉइंट लिखा है कि रेमिटेंस ऑफ सेटलमेंट अमाउंट शैल बी डन by way of direct credit in the specified bank account through NEFT, RTGS, IMPS or any other authorized mode of payment, provided that where the settlement amount is remitted after 30 calendar days from the date of receipt of the notice of demand and or before on or before the 90th day from such receipt। आपने 30 कैलेंडर डेज के बाद में सेटलमेंट अमाउंट रेमिट करा है, लेकिन ऑन और बिफोर द 90th डे फ्रॉम सच रिसिप्ट, the settlement amount which is payable by the applicant shall be increased by the levy of simple interest at the rate of 6% per annum from the date of receipt of the notice of demand till the date of payment of the settlement amount। to simple interest charge करा जाएगा at the rate of 6% per annum, provided further that in no case shall such remittance be accepted after the 90th calendar day from the date of receipt of the notice of demand। और 90 दिनों के बाद में अगर आप सेटलमेंट अमाउंट रेमिट करते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज आपको याद रखनी है। और उसके बाद बी वाला पॉइंट, तो दो चीजें, या तो एप्लीकेंट क्या करे, रेमिट कर दे सेटलमेंट अमाउंट, या फिर वो क्या करे, फुलफिल या अंडरटेक इन राइटिंग टू अबाइड बाय, ठीक है, to abide by the other settlement terms if any within the time provided to the applicant। तो एप्लीकेंट को क्या क्या करना है, रेमिट करना है एक तो सेटलमेंट अमाउंट, और दूसरा फुलफिल और अंडरटेक करना है इन राइटिंग टू अबाइड बाय द अदर सेटलमेंट टर्म्स इफ एनी विद इन द टाइम प्रोवाइडेड टू द एप्लीकेंट, ए और बी, ठीक है। देन थर्ड में लिखा है वेयर द पैनल ऑफ फुल टाइम मेंबर डज नॉट एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द एचपीएसी to settle the specified proceeding on the settlement terms recommended by it, the panel may return the application for re-examination of the settlement terms and thereafter the procedure as applicable in the case of an original application shall be followed by the internal committee and the HPAC। तो वापस से वही साइकिल चालू हो जाएगी कि पहले इंटरनल कमिटी के पास जाएगा, फिर HPAC के पास आएगा, फिर वापस पैनल ऑफ फुल टाइम मेंबर्स के पास आएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है प्रोसीडिंग्स बिफोर द कमिटी के अंदर। इसके बाद है समरी सेटलमेंट प्रोसीजर। इसमें समरी सेटलमेंट प्रोसीजर रेगुलेशन नंबर 16 सबसे पहले बोला नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन चैप्टर नंबर 6 बिफोर इनिशिएटिंग एनी स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग, कोई भी स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने के पहले द बोर्ड में इशू अ नोटिस ऑफ समरी सेटलमेंट, ठीक है, calling upon the noticee to file a settlement application and submit the settlement amount and or furnish an undertaking in respect of other non-monetary terms or comply with other non-monetary terms as may be specified in the summary settlement notice in respect of the specified proceeding to be initiated फॉर दी फॉलोइंग डिफॉल्ट्स। तो क्या बोल रहे हैं कि स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के पहले जो बोर्ड है वो इशू कर सकता है नोटिस ऑफ समरी सेटलमेंट, ठीक है, और उसमें हम जो नोटिस ही है यानी जिसको हम वो नोटिस इशू कर रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं कि तू एक सेटलमेंट एप्लीकेशन फाइल कर दे। बोर्ड आगे रह करके बोल रहे हैं वाली बात कि तू एक सेटलमेंट एप्लीकेशन फाइल कर दे और सबमिट कर दे सेटलमेंट अमाउंट, या फिर फर्निश कर दे अंडरटेकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर नॉन मॉनिटरी टर्म्स, या कंप्लाई कर दे विद दी अदर नॉन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है। अब किन डिफॉल्ट्स को लेकर के, तो सबसे पहला डिलेड डिस्क्लोजर को लेकर के, ठीक है, पहली चीज तो डिलेड डिस्क्लोजर के जितने भी डिफॉल्ट होते हैं इंक्लूडिंग फाइलिंग ऑफ रिटर्न रिपोर्ट डॉक्यूमेंट। सेकंड, नॉन डिस्क्लोजर इन रिलेशन टू कंपनीज एक्सक्लूसिवली लिस्टेड ऑन रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस which have exited, अगर आपने नॉन डिस्क्लोजर रखा इन रिलेशन टू कंपनी जो कि एक्सक्लूसिवली लिस्टेड थी ऑन रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस which have exited यानी जिन्होंने अब एग्जिट कर दिया है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में अब वो लिस्टेड नहीं है। एंड थर्ड, डिस्क्लोजर्स नॉट मेड इन दी स्पेसिफाइड फॉर्मेट, जितने भी डिस्क्लोजर स्पेसिफाइड फॉर्मेट में नहीं करे गए। एंड फोर्थ वाला डिलेड कंप्लायंस ऑफ एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ और डायरेक्शंस इशूड बाय द बोर्ड। एंड फिफ्थ इज सच अदर डिफॉल्ट्स एज मे बी डिटरमाइंड बाय द
बोर्ड। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो समरी सेटलमेंट है वो सिर्फ इन्हीं डिफॉल्ट्स के रिस्पेक्ट में जो है वो हो सकता है, ठीक है। बाकी केसेस में समरी सेटलमेंट जो है वो नहीं है, सिर्फ इन्हीं डिफॉल्ट्स के केस में ये एप्लीकेबल है। तो कौन कौन से डिफॉल्ट्स है? 5 है। डिलेड डिस्क्लोजर, नॉन डिस्क्लोजर, disclosure not in the specified format, delayed compliance, and such other default as may be determined by the board। ठीक है, 5 आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में इसमें लिखा है प्रोवाइडेड दैट द स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग शेल नॉट बी सेटल्ड अंडर दिस चैप्टर इफ इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड द एप्लीकेंट हैज फेल्ड टू मेक अ फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट्स और फेल टू कॉपरेट इन द रिक्वायर्ड मैनर। यहां पर यानी समरी सेटलमेंट नहीं करा जाएगा स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग का, ठीक है। कब? जब बोर्ड को ऐसा लगता है कि एप्लीकेंट ने फुल और ट्रू डिस्क्लोजर नहीं करा है फैक्ट्स का, या वो फेल हो जाता है टू कॉपरेट इन द रिक्वायर्ड मैनर। सेकेंड जो पॉइंट है उसमें बोले नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द नोटिस ऑफ सेटलमेंट द बोर्ड शैल हैव द पावर टू मॉडिफाई द एनफोर्समेंट एक्शन टू बी ब्रॉट अगेंस्ट द नोटिसी। यानी जो भी एनफोर्समेंट एक्शन बोर्ड जो है उसने मेंशन करा होगा, ठीक है, नोटिस ऑफ सेटलमेंट के अंदर कि अगर आप सेटल नहीं करते हो तो आपके अगेंस्ट ये एनफोर्समेंट का एक्शन जो है वो लिया जाएगा। तो क्या बाद में बोर्ड उसको मॉडिफाई कर सकता है? द आंसर इज यस। बोर्ड शैल हैव द पावर टू मॉडिफाई द एनफोर्समेंट एक्शन, ठीक है, जो आप लेके आने वाले हो अगेंस्ट द नोटिस। एंड द नोटिस ऑफ सेटलमेंट, जो भी नोटिस ऑफ सेटलमेंट है, इट शैल नॉट कन्फर एनी राइट अपॉन द नोटिस टू सीक द सेटलमेंट और अवॉइड एनी एनफोर्समेंट एक्शन। नोटिस ऑफ सेटलमेंट से कोई राइट नहीं आ जाता किसके पास? नोटिस के पास, जिसके ऊपर नोटिस सर्व करा गया कि वो सेटलमेंट सीक करे ही करे या वो अवॉइड कर दे एनफोर्समेंट एक्शन। मतलब बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग इज कि सर्विंग ऑफ नोटिस ऑफ सेटलमेंट बाय द बोर्ड, इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में मैं ये बोल रहा हूँ कि यार बोर्ड ने ही सेटल करने को बोला था तो अब बोर्ड मेरे अगेंस्ट कोई भी एनफोर्समेंट एक्शन नहीं ले सकता, या बोर्ड को वही एनफोर्समेंट एक्शन मेरे अगेंस्ट लेना पड़ेगा जो कि उस नोटिस ऑफ सेटलमेंट के अंदर क्या है? मेंशन है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी राइट जो है वो नोटिस को नहीं मिलेगा। बाद में जो भी एनफोर्समेंट एक्शन उसको मॉडिफाई भी करा जा सकता है, और जरूरी नहीं है कि बाद में जो स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग है इसको सेटल ही करा जाए। एक्शन जो एनफोर्समेंट एक्शन वो लिया जा सकता है इंस्टेड ऑफ सेटलिंग दी स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग्स। उसके बाद सॉरी, उसके बाद में थर्ड में क्या बोला है? नोटिसी में विद इन 30 कैलेंडर डेज, ठीक है, 30 कैलेंडर डेज में, ठीक है, 30 दिनों के अंदर अंदर नोटिसी जो है वो क्या कर सकता है? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द नोटिस ऑफ सेटलमेंट, या तो वो फाइल कर दे सेटलमेंट एप्लीकेशन, ठीक है, अलॉन्ग विद अ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी एंड द अंडरटेकिंग एंड वेवर्स, या फिर वो रेमिट कर दे सेटलमेंट अमाउंट एज स्पेसिफाइड इन द नोटिस ऑफ सेटलमेंट, कंप्लाई या अंडरटेक कर दे टू कंप्लाई विद अदर नॉन मॉनिटरी टर्म्स एज स्पेसिफाइड इन द नोटिस ऑफ सेटलमेंट एज द केस में बी, एंड सीक द रेक्टिफिकेशन ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द सेटलमेंट अमाउंट एज कम्युनिकेटेड इन द नोटिस ऑफ settlement at the time of filing the settlement application, and in all such cases the decision of the board shall be final and remittance shall be done within 30 calendar days from the date of receipt of the decision of the board। तो क्या बोल रहे हैं कि यार नोटिस ही जो है वो क्या क्या कर सकता है? या वो फाइल करेगा एक तो सेटलमेंट एप्लीकेशन, ठीक है, अलॉन्ग विद अ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी प्लस अंडरटेकिंग और वेवर। उसके बाद सेटलमेंट अमाउंट जो है वो आप दे दो, ठीक है, सेटलमेंट अमाउंट आप दे दो जो नोटिस ऑफ सेटलमेंट में लिखा हुआ है उन्होंने। जो सी वाला पॉइंट है, मतलब सॉरी, जो डी वाला पॉइंट है वो इसी से कुछ रिलेटेड है कि अगर आपको लगता है कि यार जो कैलकुलेशन बोर्ड ने करा है सेटलमेंट अमाउंट का वो सही नहीं है, तो आप रेक्टिफिकेशन सीख कर सकते हो और दोबारा से कैलकुलेट करने का बोल सकते हो बोर्ड को, क्या चीज? सेटलमेंट अमाउंट। और इस केस में जो आपको बोर्ड का डिसीजन है, ठीक है, वो फाइनल और बाइंडिंग होगा तो वो आपको मानना पड़ेगा। अगर बोर्ड के डिसीजन से आप लाइक आप अग्री नहीं करते हो तो क्या आप आगे कहीं अपील वगैरह कर सकते हो? द आंसर इज नो, बोर्ड का डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग हो जाएगा। एंड जो भी आपका रेमिटेंस है इस केस में, जब आपने रेक्टिफिकेशन सीख कर लिया है तो आपको कितने दिन में वो रेमिटेंस देना पड़ेगा? 30 कैलेंडर डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ बोर्ड का डिसीजन, ठीक है। और सी वाले में क्या बोला? आप कंप्लाई और अंडरटेक करोगे, या तो आप कंप्लाई कर दोगे, आप अंडरटेक कर दोगे। अभी आप अंडरटेकिंग दे दोगे कि हाँ मैं कंप्लाई करूंगा विद द अदर नॉन मॉनिटरी टर्म्स, ठीक है। उसके बाद
प्रोवाइडेड जो बोर्ड है वो रीजंस के लिए टू बी रिकॉर्डेड एक्सटेंशन दे सकता है आपको टाइम का नॉट एक्सीडिंग अ फर्दर पीरियड ऑफ 15 कैलेंडर डेज फॉर फाइलिंग द सेटलमेंट एप्लीकेशन या रेमिटेंस ऑफ द सेटलमेंट अमाउंट या फर्निशिंग एन अंडरटेकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन मॉनिटरी टर्म्स और कंप्लायंस विद एनी ऑफ द नॉन मॉनिटरी टर्म्स। तो ऊपर जो टाइम लिमिट दी है कि यार आपको 30 कैलेंडर डेज के अंदर अंदर करना है, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द नोटिस ऑफ सेटलमेंट, उसको बोर्ड जो है वो क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। कितने टाइम से एक्सटेंड कर सकता है? फर्दर पीरियड ऑफ 15 कैलेंडर डेज, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में क्या बोले, अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड विद द रेमिटेंस ऑफ सेटलमेंट अमाउंट, ठीक है, जब आपने रेमिट कर दिया सेटलमेंट अमाउंट तो अगर उससे सेटिस्फाइड है बोर्ड और जो आप अंडरटेकिंग फर्निश करोगे उससे भी बोर्ड क्या है, सेटिस्फाइड है, तो बोर्ड पास करेगा ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट अंडर रेगुलेशन नंबर 23, ठीक है, समरी सेटलमेंट का जो ऑर्डर है वो पास कर दिया जाएगा। रेगुलेशन नंबर 17 में ये लिखा है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दीज रेगुलेशन, तो ये तो था आपका रेगुलेशन नंबर 16, ठीक है। उसके बाद रेगुलेशन नंबर 17 में क्या लिखा है, 17 में लिखा है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दीज रेगुलेशंस, इस पूरी रेगुलेशंस में जो भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, दिस रेगुलेशन नहीं बोला उसने, बोला दीज रेगुलेशंस, यानी जितनी भी अभी तक हमने पढ़ी है, वेयर अ नोटिसी मतलब समरी सेटलमेंट से रिलेटेड जितनी भी है, वेयर अ नोटिसी डज नॉट फाइल अ सेटलमेंट एप्लीकेशन अंडर दिस चैप्टर, अगर नोटिसी को बोर्ड ने नोटिस दे दिया है सेटलमेंट एप्लीकेशन फाइल करने का बट वो फाइल नहीं करता है, ठीक है, वेयर अ नोटिसी डज नॉट फाइल अ सेटलमेंट एप्लीकेशन या रेमिट द सेटलमेंट अमाउंट एंड और कंप्लाई विद अदर नॉन मॉनिटरी टर्म्स टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द बोर्ड, या वो विड्रॉ कर लेता है सेटलमेंट एप्लीकेशन को एट एनी टाइम प्रायर टू द कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ द बोर्ड, तो या तो वो फाइल ही नहीं कर रहा या वो फाइल कर रहा है तो डिसीजन कम्युनिकेट उसके पहले ही क्या कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है, तो स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करी जा सकती है उसके अगेंस्ट एंड सच अ नोटिस शैल ओनली बी परमिटेड टू फाइल अ सेटलमेंट एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स जो कि पेंडिंग है बिफोर द कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ठीक है। अब आप जो सेटलमेंट एप्लीकेशन दे सकते हो जब आपने एक बार यहां पर फाइल नहीं करी, ठीक है, या फिर आपने फाइल करके विड्रॉ कर ली, तो उसके बाद में भी आप सेटलमेंट की एप्लीकेशन दे सकते हो, बट वो सेटलमेंट की जो एप्लीकेशन है वो सेटलमेंट की एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग को लेकर के हो सकती है जो कि पेंडिंग है बिफोर द कोर्ट या ट्रिब्यूनल, नॉट बिफोर द बोर्ड, ठीक है। अगर सेबी के सामने कोई प्रोसीडिंग्स आपकी पेंडिंग है उसको लेकर के क्या आप सेटलमेंट एप्लीकेशन दे सकते हो? द आंसर इज नो, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स व्हिच आर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट और ट्रिब्यूनल आप कर सकते हो आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग्स बिफोर द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और द बोर्ड, ठीक है। एक बार जब आपका कंक्लूजन हो गया प्रोसीडिंग का बिफोर द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और बोर्ड, आप क्या कर सकते हो, जो भी सेटलमेंट एप्लीकेशन है वो दे सकते हो। तो ये चीज आपको याद रखनी है इसके अंदर रेगुलेशन नंबर 17 के अंदर, ठीक है। आप सेटलमेंट एप्लीकेशन नहीं दे सकते इन रिस्पेक्ट ऑफ केसेस जो पेंडिंग है बिफोर द बोर्ड, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दिया सेटलमेंट विद कॉन्फिडेंशियलिटी, रेगुलेशन नंबर 19, इसमें बोला है कि एक एप्लीकेंट जो कि चाहता है कि जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, ठीक है, यानी उसकी आइडेंटिटी वगैरह डिस्क्लोज ना करी जाए, ठीक है, वो सारी चीजें, तो मतलब वो सेटल कर रहा है, ठीक है, और चाहता है कि सारी चीजें जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाए, तो एक ऐसा एप्लीकेंट जो कि बेनिफिट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी सीक कर रहा है इन रिटर्न फॉर एडमिटिंग फॉर द लिमिटेड पर्पज ऑफ सेटलमेंट ऑफ स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग्स टू बी इनिशिएटेड, जो इनिशिएट करी जानी है, ठीक है, स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग्स, उसको लेकर के वो क्या कर रहा है, एडमिट कर रहा है कि यार हाँ उसने गलत चीजें करी है, एंड साथ में वो इस चीज को लेकर के भी अग्री कर रहा है कि वो सब्सटेंशियल असिस्टेंस यानी हेल्प करेगा, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन और इंक्वायरी या ऑडिट में जो कि इनिशिएट करा जाना है या जो कि ऑनगोइंग है अगेंस्ट एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ वायलेशन ऑफ सिक्योरिटीज लॉस। तो बेसिकली दे आर सेइंग कि अगर आप कॉन्फिडेंशियलिटी का बेनिफिट चाहते हो तो एक तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एडमिट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली इन रिटर्न ऑफ एडमिटिंग वी विल गिव यू दिस बेनिफिट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, आप एडमिट कर लो जो भी आपने गलत करा है, हम आपको कॉन्फिडेंशियलिटी का बेनिफिट देंगे, लेकिन साथ में एक और चीज आपको करनी पड़ेगी कि आपको असिस्टेंस भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, हमारी मदद भी करनी पड़ेगी, जो भी इन्वेस्टिगेशन या कोई भी दूसरा एक्शन वगैरह जो भी हम ले रहे हैं, ठीक है, या लेने वाले हैं अगेंस्ट एनी अदर पर्सन जिसने सिक्योरिटीज लॉस को क्या करा है, वॉयलेट करा है, उसके साथ साथ में आपको फुलफिल करनी पड़ेगी कंडीशंस इस चैप्टर की, ठीक है। और इस चैप्टर की कंडीशंस में क्या क्या चीजें इंक्लूड करी है उन्होंने, सबसे पहले सीजेस टू पार्टिसिपेट इन द वॉयलेशन ऑफ सिक्योरिटीज लॉस फ्रॉम द टाइम ऑफ द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द बोर्ड। तो अब आप क्या नहीं करोगे, पार्टिसिपेट नहीं करोगे वॉयलेशन ऑफ सिक्योरिटीज लॉज में, ठीक है, फ्रॉम द टाइम ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ, जब से आपने इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी है उसके बाद से वॉयलेशन ऑफ सिक्योरिटीज लॉज में आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे। दूसरा, प्रोवाइड एंड कंटिन्यू टू प्रोवाइड कंप्लीट एंड ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस
which is in his possession or he is able to obtain, जो भी आपके पास जानकारी है या जो भी आप obtain कर सकते हो वो आप हमको provide करोगे, ठीक है, to the satisfaction of the board in respect of the alleged contravention of the provision of securities laws. उसके बाद cooperate fully, continuously and expeditiously throughout the investigation, inspection, inquiry or audit and related proceeding before the board, तो आप cooperate करोगे, ठीक है, एंड लास्ट में नॉट कंसील, डिस्ट्रॉय, मैनिपुलेट और रिमूव द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स किसी भी मैनर में दैट मे कंट्रीब्यूट टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एलिज्ड वायलेशन, ठीक है, जो भी मदद कर सकता है ये साबित करने में कि हाँ एलिज्ड वायलेशन हुआ है, ठीक है, वैसे कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह को, ठीक है, आप क्या नहीं करोगे, आप कंसील, डिस्ट्रॉय, मैनिपुलेट या रिमूव नहीं करोगे। और ऊपर जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, ए वाला पॉइंट, उसमें जो हमने पढ़ा है वॉयलेशन ऑफ सिक्योरिटीज लॉज, ठीक है, तो वो एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको समझाया कि वॉयलेशन ऑफ सिक्योरिटीज लॉज के अंदर क्या चीज आती है क्या नहीं आती। वॉयलेशन ऑफ सिक्योरिटीज लॉज इन दिस चैप्टर रेफर्स टू द डिफॉल्ट अदर देन दोज ऑफ डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। तो मैंने ऊपर वहां पे ग्रीन कलर से भी लिखा हुआ है अदर देन डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग वाले, तो आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे किसी भी वॉयलेशन ऑफ सिक्योरिटीज लॉज में एक्सेप्ट द वॉयलेशंस व्हिच आर रिलेटेड टू डिस्क्लोजर या रिपोर्टिंग, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो बेसिकली, ठीक है, दैट इज अगर मतलब इन केस बाद में आपने पार्टिसिपेट कर लिया डिस्क्लोजर या रिपोर्टिंग वाले जो भी वॉयलेशन है उसके अंदर, तो क्या ये सेटलमेंट विद कॉन्फिडेंशियलिटी को विड्रॉ कर लिया जाएगा? आंसर इज नो, इसको विड्रॉ नहीं करा जाएगा, ठीक है, ये कहना चाहते हैं लोग। उसके बाद इसमें बोला इसको याद रखने का तरीका, के जो चार चीजें यहाँ पे दी है इसको याद रखने का तरीका है CICC, ठीक है, CICC मतलब सी से सीज टू पार्टिसिपेट, देन आई से प्रोवाइड एंड कंटिन्यू टू प्रोवाइड कंप्लीट एंड ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, सी से कॉपरेट एंड सी से नॉट कंसील, डिस्ट्रॉय या मैनिपुलेट, रिमूव जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है जो मदद कर सकता है साबित करने में एलिज्ड वायलेशन, ठीक है। उसके बाद इसमें प्रोवाइजो में लिखा है प्रोवाइडेड दैट एन एप्लीकेशन मेड अंडर दिस चैप्टर shall be made only in cases prior to और pending investigation, inspection, inquiry और audit, ठीक है, यानी कि अगर आप चाहते हो कि सेटलमेंट हो और सेटलमेंट हो विद कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, तो उस केस में आपको इस सेटलमेंट विद कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए एप्लीकेशन देना है। कब देना है एप्लीकेशन? प्रायर टू और पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, यानी सिर्फ उन्हीं केसेस को लेकर के आप सेटलमेंट विद कॉन्फिडेंशियलिटी की एप्लीकेशन दे सकते हो जो कि अभी जिनमें इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी या ऑडिट ऑर्डर नहीं करा गया है, या जिसमें भी अभी ये चीजें क्या है पेंडिंग है, जिसमें भी इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी या ऑडिट कंक्लूड हो चुका है, उसमें आप जो है ऑब्वियसली क्या नहीं कर सकते, सेटलमेंट विद कॉन्फिडेंशियलिटी की एप्लीकेशन नहीं दे सकते हो। दिस इज वेरी लॉजिकल। लॉजिकल क्यों है? बिकॉज आप अगर आप ऊपर उसकी एक कंडीशन पढ़ोगे तो ऊपर कंडीशन में उन्होंने क्या बोला है कि आप हमको सारी चीजें डिस्क्लोज करोगे, पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज आप हमारी मदद करोगे। किस चीज में मदद करने का बोला उन्होंने? इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और ऑडिट में, जो कि इनिशिएट करी जानी है या ऑनगोइंग अगेंस्ट एनी अदर पर्सन। अगर इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और ऑडिट खत्म ही हो चुका है, ठीक है, कंक्लूड हो चुका है, तो उसमें फिर बोर्ड का कुछ फायदा नहीं हो रहा, ठीक है। आप रेडी भी हो असिस्टेंस के लिए, लेकिन कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने ये चीज रखी है कि ये सिर्फ उसी केसेस में पॉसिबल है जहां पे अभी इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी या ऑडिट जो है वो इनिशिएट नहीं करा गया है, या फिर इनिशिएट कर दिया गया है बट पेंडिंग है, ठीक है। उसके बाद सेकंड, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस चैप्टर वेयर एन एप्लीकेंट फेल्स टू कंप्लाई विद द कंडीशंस मेंशन्ड इन दिस रेगुलेशन, जो ऊपर लिखी है चारों कंडीशंस, द बोर्ड में रिलाई अपॉन द इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट इन एनी प्रोसीडिंग, यानी कि दो ऐसा हो सकता है कि जो भी एप्लीकेंट है वो चारों कंडीशंस जो है वो फुलफिल नहीं कर पाता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद में भी जो भी एप्लीकेंट ने इंफॉर्मेशन वगैरह दी है बोर्ड उस पर रिलाई कर सकता है, ठीक है। तो इट मींस कि एप्लीकेंट ने कॉन्फिडेंशियलिटी के अंडर जो भी इंफॉर्मेशन दी है उस पर बोर्ड रिलाई कर सकता है, इवन इफ एप्लीकेंट जो है उसने कॉन्फिडेंशियलिटी टर्म्स जो है वो वायलेट कर दी, तो भी बोर्ड उस पर रिलाई कर सकता है, ठीक है, इन एनी प्रोसीडिंग बाय द एप्लीकेंट इन एनी प्रोसीडिंग। उसके बाद थर्ड में बोला है विदाउट प्रेजुडाइज टू 1 and 2, यानी 1 and 2 में जो लिखा है उसको कंसिडर करते हुए, ठीक है, उसको सेव करते हुए, द बोर्ड में सब्जेक्ट द एप्लीकेंट टू फर्दर रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस एज डीम्ड फिट आफ्टर कंसिडरिंग द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। और भी कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं, तो जो ऊपर हमने 4 पढ़े वो तो ठीक है, बट उसके अलावा भी कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। उसके बाद फोर्थ में बोले फॉर द पर्पज ऑफ सीकिंग कॉन्फिडेंशियलिटी
एप्लीकेंट और उसका जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, वो एप्लीकेशन दे सकता है कंटेनिंग ऑल द रेलेवेंट डिस्क्लोजर्स पर्टेनिंग टू द इंफॉर्मेशन जो कि स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 4 फॉर फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन एविडेंस रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ एनी वॉयलेशन ऑफ सिक्योरिटीज लॉस। तो ये क्या बोल रहे हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी सीख करने के पर्पस के लिए एप्लीकेंट या उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव क्या कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है जिसमें सभी रेलेवेंट डिस्क्लोजर्स होंगे पर्टेनिंग टू द इंफॉर्मेशन जो स्पेसिफाइड है शेड्यूल 4 में, फॉर फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस जो कि रिलेटेड है किससे, कमीशन ऑफ एनी वॉयलेशन ऑफ सिक्योरिटीज लॉस से। उसके बाद अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड बोर्ड में एश्योर द बेनिफिट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड शेल देयर अपॉन मार्क द स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्रायोरिटी एंड कन्वे द सेम टू द एप्लीकेंट इन राइटिंग। 6 में बोला बोर्ड में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एट एनी स्टेज रिजेक्ट द एप्लीकेशन, रिजेक्ट करी जा सकती है एप्लीकेशन किसी भी स्टेज पे अगर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस इज फाउंड टू बी इनकम्प्लीट और फॉल्स टू द नॉलेज ऑफ द एप्लीकेंट, यानी बेसिकली एप्लीकेंट जो है वो गलत जानकारी हमको दे रहा है या गलत डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर दे रहा है तो उस केस में हम किसी भी स्टेज पे रिजेक्ट कर सकते हैं आपकी एप्लीकेशन। एंड द रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी शैल बी कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट, और ये ऑब्वियसली किसको बता दिया जाएगा, एप्लीकेंट को बता दिया जाएगा जब रिजेक्शन करा जाएगा तब। प्रोसीजर में बोला है द प्रोविजन ऑफ चैप्टर नंबर 4 to 6 ऑफ these regulations may be applied with the necessary changes to a settlement application filed under this chapter and the settlement order passed accordingly। तो बेसिकली जो हम ऑलरेडी प्रोविजंस वगैरह पढ़ के आए विद नेसेसरी चेंजेस वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, तो प्रोसीजर लगभग वही फॉलो होगा। द इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स एविडेंस प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट अंडर दिस चैप्टर शैल बी सबमिटेड इन द मैनर जो कि बोर्ड बताएगा। उसके बाद रेगुलेशन नंबर 21 में कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एश्योरेंस, इसमें बोले फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग द एप्लीकेंट विद इंटरिम कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एश्योरेंस फ्रॉम बीइंग प्रोसीडेड विद, ठीक है, कि आप ऑब्वियसली हम कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे और इस चीज का हम आपको एश्योरेंस दे रहे हैं, हम आपको एश्योर कर रहे हैं उस चीज के लिए बोर्ड में नॉट इनिशिएट रेगुलेटरी मेजर्स व्हेन द बोर्ड हैज अ रीजनेबल बिलीफ दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू इट relates to a possible securities law violation that has occurred is ongoing or about to occur, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी या एश्योरेंस के पर्पस के लिए बोर्ड जो है वो क्या कर सकता है कि बोर्ड इनिशिएट नहीं करेगा कोई भी रेगुलेटरी मेजर्स यानी कोई भी रेगुलेटरी एक्शन जो कि बोर्ड ले सकता है, ठीक है, कब ले सकता है, जब उसके पास में रीजनेबल बिलीफ है कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है, ठीक है, वो रिलेट करती है किससे, पॉसिबल सिक्योरिटीज लॉ वायलेशन से जो कि ऑकर हो चुका है या ऑनगोइंग है, हो रहा है अभी ऑकर या होने वाला है ऑकर, ठीक है। तो ये जो है कॉन्फिडेंशियलिटी और एश्योरेंस में आपको याद रखना है। उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी रेगुलेशन नंबर 22 इसमें बोले फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल, क्या क्या चीजें कॉन्फिडेंशियल जो है वो ट्रीट करी जाएगी, द आइडेंटिटी ऑफ द एप्लीकेंट सीकिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, एक तो एप्लीकेंट की आइडेंटिटी जो इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा और दूसरा द इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट अंडर दिस चैप्टर, जो भी वो जानकारी देगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह देगा एविडेंस देगा वो सब भी क्या करा जाएगा, कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। ये दो ही चीजें हैं जिनको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, बाकी सारी चीजें पब्लिक को डिस्क्लोज करी जा सकती है। प्रोवाइडेड की आइडेंटिटी ऑफ द एप्लीकेंट और सच इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट और एविडेंस मे नॉट बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल। अब वो बोल रहे हैं कि कब कॉन्फिडेंशियल नहीं मानेंगे, तब कॉन्फिडेंशियल नहीं मानेंगे जब डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, अगर लॉ के अकॉर्डिंग हमको डिस्क्लोज करना पड़ता है तो उस केस में डिस्क्लोज करा जा सकता है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सेटलमेंट विद कॉन्फिडेंशियलिटी हुआ था। सेकंड, एप्लीकेंट हैज अग्रीड टू सच डिस्क्लोजर इन राइटिंग, एप्लीकेंट नहीं बोल दिया कि ठीक है आप डिस्क्लोज कर सकते हो, बट वो राइटिंग में होगा ऑब्वियसली। एंड देयर हैज बीन अ पब्लिक डिस्क्लोजर बाय द एप्लीकेंट, या एप्लीकेंट ने खुद ने पब्लिक डिस्क्लोजर कर दिया कि हाँ मैंने ये जानकारी वगैरह प्रोवाइड करी है और मेरी आइडेंटिटी ये है, तो उस केस में कॉन्फिडेंशियल जो है उसको नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पूरा याद रखना है किसके अंदर, सेटलमेंट विद कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर। इसके बाद दिया सेटलमेंट ऑर्डर, सेटलमेंट ऑर्डर्स में सबसे पहले दिया है सेटलमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग्स बिफोर द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर एंड द बोर्ड, रेगुलेशन नंबर 23। इसमें बोला एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है वो एप्रोप्रिएट ऑर्डर से डिस्पोज ऑफ कर देगा प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर हिम ऑन द बेसिस ऑफ द अप्रूव्ड सेटलमेंट टर्म्स। तो सेटलमेंट टर्म्स के अप्रूवल के बेसिस पे जो भी प्रोसीडिंग वगैरह पेंडिंग है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के सामने उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन में बोले इन केस ऑफ कॉन्करेंट प्रोसीडिंग अ कंप्रिहेंसिव ऑर्डर में बी पास्ड by the panel of full-time members and thereafter the concerned adjudicating officer may pass an order disposing of the relevant proceedings before him in view of the settlement। तो concurrent proceeding के केस में भी एक comprehensive order पहले कौन पास करेगा, panel of full-time member, और concerned adjudicating officer जो है वो order पास करेगा disposing of the relevant proceeding। सेकेंड, द पैनल ऑफ फुल टाइम मेंबर्स शैल बाय एन एप्रोप्रिएट ऑर्डर डिस्पोज ऑफ द प्रोसीडिंग जो इनिशिएट कर दी जा मतलब ऑलरेडी कर दी गई थी इनिशिएटेड और प्रपोज टू बी इनिशिएटेड जिसको इनिशिएट करने वाले अदर देन द प्रोसीडिंग्स रेफर टू इन सब रेगुलेशन नंबर
वन, तो वन में जो है उसमें तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर करने वाला है, बट उसके अलावा जितनी भी है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, पैनल ऑफ फुल टाइम मेंबर जो है वो अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करके डिस्पोज ऑफ करेगा प्रोसीडिंग को। थर्ड में बोला है सेटलमेंट ऑर्डर पास्ड अंडर दीज रेगुलेशन shall contain the details of the alleged default, relevant provision of the securities laws, brief facts and circumstances जो कि relevant है alleged defaults है, and the admissions made by the applicant if any and the settlement terms। उसके बाद रेगुलेशन नंबर 24 में सेटलमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल और एनी कोर्ट, ठीक है, सेटलमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल और एनी कोर्ट का जो है इसमें इन्होंने क्या बोला है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दीज रेगुलेशन प्रोविजंस जो है विद रिगार्ड टू सेटलमेंट ऑफ स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग वो विद द नेसेसरी चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे टू एन एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट ऑफ एनी प्रोसीडिंग विच इज पेंडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल और एनी कोर्ट। तो ट्रिब्यूनल और कोर्ट के सामने जो भी प्रोसीडिंग वगैरह पेंडिंग है उसके लिए भी नेसेसरी चेंजेस के साथ यहाँ पर जो प्रोविजन दिए हुए हैं वही क्या हो जाएंगे, सेटलमेंट के एप्लीकेबल हो जाएंगे। The proposal of settlement along with settlement terms or rejection thereof shall be placed before such tribunal or court for appropriate order। उनके सामने वो चीज प्लेस कर दी जाएगी फॉर appropriate order। उसके बाद सर्विस एंड पब्लिकेशन ऑफ सेटलमेंट ऑर्डर शेल बी सर्व्ड ऑन द एप्लीकेंट एंड शेल आल्सो बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द बोर्ड प्रोवाइडेड सेटलमेंट ऑर्डर जो इन मैटर्स रिलेटिंग टू द कॉन्फिडेंशियलिटी वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है डिस्क्लोज नहीं करेगा आइडेंटिटी ऑफ द एप्लीकेंट बट शेल इंडिकेट द प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटीज लॉस व्हिच द एप्लीकेंट इज एलिज्ड टू हैव। तो ऑब्वियसली आइडेंटिटी नहीं बताएंगे बिकॉज वो कॉन्फिडेंशियल पार्ट है, बट जो भी आपका रेलेवेंट प्रोविजन है, ठीक है, जो जो भी वॉयलेट हुआ है वो ऑब्वियसली उसमें बताया जाएगा, डिस्क्लोज करा जाएगा। उसके बाद सेटलमेंट स्कीम जो इसमें बोला है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दीज रेगुलेशन, बोर्ड जो है वो स्पेसिफाई कर सकता है प्रोसीजर एंड टर्म्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग अंडर अ सेटलमेंट स्कीम। तो एक सेटलमेंट स्कीम भी लेकर के आ सकते हैं, ठीक है, फॉर एनी क्लास ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सिमिलर स्पेसिफाइड डिफॉल्ट, जो भी सिमिलर स्पेसिफाइड डिफॉल्ट्स में इन्वॉल्व है, ठीक है, क्लास ऑफ पर्सन, उनके लिए एक सेटलमेंट स्कीम जो है वो बोर्ड लेकर के आ सकता है जिसके थ्रू सेटलमेंट करा जाएगा स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग्स का। एक्सप्लेनेशन में बोला सेटलमेंट ऑर्डर इशूड अंडर अ सेटलमेंट स्कीम शेल बी डीम्ड टू बी अ सेटलमेंट ऑर्डर अंडर दीज, उसको भी ऑब्वियसली सेटलमेंट ऑर्डर माना जाएगा। इफेक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑर्डर ऑन थर्ड पार्टी राइट्स और अदर प्रोसीडिंग, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बोला सेटलमेंट ऑर्डर अंडर दीज रेगुलेशन शेल नॉट बी एडमिसिबल एज एविडेंस इन एनी अदर प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू एन एलिज्ड डिफॉल्ट। उसी एलिज्ड डिफॉल्ट को लेकर के अगर कोई और प्रोसीडिंग चल रही है तो उसमें आप सेटलमेंट ऑर्डर को एविडेंस के तौर पे एडमिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। और किस एलिज्ड डिफॉल्ट की हम बात कर रहे हैं, as evidence in any other proceeding relating to an alleged default which is not covered under the settlement order nor affect the right of third parties arising out of the alleged default। तो बेसिकली जो भी alleged default आपका सेटलमेंट ऑर्डर में कवर नहीं है उसको लेकर के आप सेटलमेंट ऑर्डर को एविडेंस में यूज नहीं कर सकते, और उस alleged default के रिस्पेक्ट में जो भी थर्ड पार्टी के राइट्स हैं वो भी अफेक्ट नहीं होंगे उस सेटलमेंट ऑर्डर के कारण। क्यों? बिकॉज उस सेटलमेंट ऑर्डर में उस एलिज्ड डिफॉल्ट को कवर ही नहीं करा गया, तो यानी उसको लेकर के सेटलमेंट हुआ ही नहीं है। अगर उसको लेकर के सेटलमेंट नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली थर्ड पार्टीज जो है वो जो भी पार्टी है जिसने गलत करा है उसको प्रोसिक्यूट वगैरह कर सकती है, उसके अगेंस्ट एक्शन वगैरह ले सकती है। सेकंड में, वेयर एनी एप्लीकेंट हु ऑब्टेन्स अ सेटलमेंट ऑर्डर इज आल्सो नोटिसी अलोंग विद एनी अदर पर्सन इन एनी सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग। तो अगर कोई एप्लीकेंट जिसने सेटलमेंट ऑर्डर ऑब्टेन कर लिया वो नोटिसी है किसी और पर्सन के साथ किसी भी सिविल या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग में, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द क्रिमिनल वंस, ठीक है, सिर्फ सिविल या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग में आप किसी और के साथ क्या हो नोटिसी हो, द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या बोर्ड जब वो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं प्रोसीडिंग्स को अगेंस्ट सच अदर पर्सन, ठीक है, मे मेक नेसेसरी ऑब्जर्वेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेंट इन सो फार एज इज नेसेसरी टू प्रूव द एक्ट ऑफ अनदर। तो मतलब एप्लीकेंट को लेकर के जो भी चीजें उसको कंसिडर करा जा सकता है, अगर वो चीजें कंसिडर करने से आप वो जो दूसरा वाला व्यक्ति है उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हो, एलिज्ड डिफॉल्ट जो इसको प्रूव कर सकते हो। बिकॉज देखो एप्लीकेंट ने तो सेटलमेंट ऑब्टेन कर लिया है तो उसके अगेंस्ट तो कुछ नहीं होगा, बट उससे रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके एक्ट से जो भी चीजें आपको समझ में आ रही है क्या आप उसका यूज कर सकते हो दूसरे पर्सन के खिलाफ। द आंसर इज यस, प्रोवाइडेड दैट अनलेस द सेटलमेंट ऑर्डर इज रिवोक्ड, अगर सेटलमेंट ऑर्डर रिवोक नहीं करा जाता, यानी जब तक कि सेटलमेंट ऑर्डर रिवोक नहीं कर दिया जाता जो भी ऑब्जर्वेशन वगैरह है शेल क्वा द एप्लीकेंट बी सब्जेक्ट टू द सेटलमेंट ऑर्डर ऑब्टेन बाय द एप्लीकेंट। तो ऑब्वियसली वो जो एप्लीकेंट है वो सेटलमेंट ऑर्डर से कहीं ना कहीं बच जाएगा, जो भी ऑब्जर्वेशन वगैरह उसके अगेंस्ट करी जा रही है उसके बेसिस पे उस एप्लीकेंट के खिलाफ तो एक्शंस नहीं लिए जाएंगे बिकॉज ऑब्वियसली उसने सेटलमेंट ऑर्डर जो है वो ऑब्टेन कर लिया है। हाँ, लेकिन अगर सेटलमेंट ऑर्डर रिवोक कर दिया गया तो फिर जो भी ऑब्जर्वेशंस वगैरह आई हैं सामने एप्लीकेंट को लेकर के उसके बेसिस पे ऑब्वियसली एप्लीकेंट के खिलाफ एक्शन जो है वो लिया जा सकता है।
देन थर्ड में वेयर एनी पर्सन हैज ऑब्टेन्ड अ सेटलमेंट ऑर्डर, जहां पे भी किसी पर्सन ने सेटलमेंट ऑर्डर ऑब्टेन कर लिया है, व्हिच कंटेन्स ऑब्जर्वेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन फॉर द कमीशन ऑफ एन एलिज डिफॉल्ट, सच एन ऑर्डर शेल नॉट इन इटसेल्फ बी एडमिसिबल एज एविडेंस अगेंस्ट सच अदर पर्सन। मतलब आपने सेटलमेंट ऑर्डर ऑब्टेन कर लिया, उसके अंदर ऑब्जर्वेशंस हैं जो किसी और पर्सन को लेकर के हैं फॉर द कमीशन ऑफ एलिज डिफॉल्ट, तो क्या हम उस सेटलमेंट ऑर्डर को उस अदर पर्सन की जो भी प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही है उसमें एज एन एविडेंस एडमिट कर सकते हैं? द आंसर इज नो, हम नहीं कर सकते। रिवोकेशन ऑफ द सेटलमेंट ऑर्डर जो है उसमें बोले कि इफ द एप्लीकेंट फेल्स टू कंप्लाई विद द सेटलमेंट ऑर्डर और एट एनी टाइम आफ्टर द सेटलमेंट ऑर्डर इज पास्ड, या तो आप फेल हो जाते हो कंप्लाई करने में सेटलमेंट ऑर्डर से, या फिर कभी भी जब सेटलमेंट ऑर्डर आपका पास हो गया उसके बाद इट कम्स टू द नोटिस ऑफ द बोर्ड दैट द एप्लीकेंट हैज नॉट मेड फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर, ठीक है, उसने सारी चीजें नहीं बताई या सारी चीजें बताई बट झूठ झूठ बताई है, या हैज वायलेटेड द अंडरटेकिंग्स और वेवर्स, या फिर उसने वायलेट करे अंडरटेकिंग्स या वेवर्स, तो सेटलमेंट ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, अपने आप रिवोक हो जाएगा एंड विड्रॉ हो जाएगा, एंड द बोर्ड शेल रीस्टोर और इनिशिएट द प्रोसीडिंग्स विद रिस्पेक्ट टू इट सेटलमेंट ऑर्डर वाज पास्ड। और फिर ऑब्वियसली आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स वगैरह जो है वो इनिशिएट रिस्टोर करी जा सकती है अगर वो पेंडिंग थी तो, और अगर इनिशिएट नहीं करी गई थी तो इनिशिएट करी जा सकती है। सेकंड, व्हेनेवर एनी सेटलमेंट ऑर्डर इज रिवोक्ड, अगर सेटलमेंट ऑर्डर आपका रिवोक कर दिया जाता है तो नो अमाउंट पेड अंडर दीज रेगुलेशन शैल बी रिफंडेड, जो आपने पैसा दिया था वो तो हम रख ही लेंगे, साथ में आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स भी क्या करेंगे, इनिशिएट कर देंगे, रिस्टोर कर देंगे, तो पैसा भी वापस नहीं मिलेगा और प्रोसीडिंग्स वगैरह भी अंडरगो करनी पड़ेगी। रेगुलेशन नंबर 29, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसमें बोला है ऑल द इन्फॉर्मेशन विच इज सबमिटेड एंड डिस्कशंस हेल्ड इन परसुएंस ऑफ द सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स अंडर दीज रेगुलेशन shall be deemed to have been received or made in a fiduciary capacity and the same may not be released to the public if the same prejudices the board and or the applicant। अगर रिलीज करने पे, ठीक है, किसके इंटरेस्ट के खिलाफ हो जाएगा, बोर्ड के एप्लीकेंट के, तो ऑब्वियसली उनको रिलीज वगैरह नहीं करा जाएगा बिकॉज ये सब फिड्यूशरी कैपेसिटी यानी इन द कैपेसिटी ऑफ ट्रस्ट जो है वो रिसीव करी गई है, तो ये पब्लिक नहीं करी जाएंगी बेसिकली। वेयर एन एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड और विड्रॉन, लेकिन जहां पे भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट या विड्रॉ कर दिया जाता है, एप्लीकेंट एंड द बोर्ड शैल नॉट रिलाई अपॉन और इंट्रोड्यूस एज एविडेंस बिफोर एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एनी प्रपोजल्स विच आर मेड और इन्फॉर्मेशन सबमिटेड और रिप्रेजेंटेशंस मेड बाय द एप्लीकेंट अंडर दीज रेगुलेशन। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है, विड्रॉ कर ली जाती है, ठीक है, सेटलमेंट की, तब भी एप्लीकेंट और बोर्ड जो है वो रिलाई नहीं कर सकते हैं या इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते एविडेंस के तौर पे किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में कोई भी प्रपोजल्स सेटलमेंट के जो ऑब्वियसली करे गए थे, कोई भी इंफॉर्मेशन जो सबमिट करी गई थी या रिप्रेजेंटेशन जो करे गए थे बाय द एप्लीकेंट अंडर दीज regulations provided that this sub regulation shall not apply, जहां पे settlement order is revoked or withdrawn under these regulation। लेकिन अगर आपने सेटलमेंट ऑर्डर को रिवोक या विड्रॉ कर लिया इन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, तो उस केस में ये जो सब रेगुलेशन है अप्लाई नहीं होगा, यानी फिर वहां पर क्या करा जा सकता है, देखो ऊपर अगर आप सेकंड वाला पॉइंट ध्यान से पढ़ो तो वहां लिखा है जहां पे एप्लीकेशन को रिजेक्ट और विड्रॉ करा जा रहा है, वहां पर जो है एप्लीकेंट या बोर्ड ने जो भी कुछ प्रपोजल्स रखे थे, इंफॉर्मेशन सबमिट करी थी, रिप्रेजेंटेशंस करे थे, ठीक है, मतलब एप्लीकेंट या बोर्ड जो है वो रिलाई नहीं कर सकते कोई भी प्रपोजल्स इंफॉर्मेशन जो सबमिट करी गई थी या रिप्रेजेंटेशन करे गए थे बाय दी एप्लीकेंट उसके ऊपर। लेकिन जहां पे सेटलमेंट ऑर्डर को रिवोक और विड्रॉ करा जा रहा है उस केस में तो हम ऑब्वियसली क्या कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं किसी भी प्रपोजल पे, इंफॉर्मेशन या रिप्रेजेंटेशन पे जो एप्लीकेंट ने करा था। तो ऊपर सेकंड में बात हो रही है एप्लीकेशन के रिजेक्शन और विड्रॉन की, और प्रोवाइजो में बात हो रही है सेटलमेंट ऑर्डर के रिवोकेशन और विड्रॉन की, ये अंतर है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में व्हेन एनी फैक्ट इज डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम अ पर्सन इन परसुएंस ऑफ एन एप्लीकेशन, अगर कोई भी फैक्ट डिस्कवर होता है, ठीक है, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो कि रिसीव हो रही है किसी भी पर्सन से इन परसुएंस ऑफ एन एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन उसने दी और उसके बेसिस पे कोई फैक्ट डिस्कवर हो गया, सो मच ऑफ सच इन्फॉर्मेशन वेदर इट अमाउंट्स टू एन एडमिशन और नॉट as relates distinctly to the fact thereby discovered may be proved, यानी ऑब्वियसली उसकी मदद से क्या करा जा सकता है, उस चीज को प्रूव करा जा सकता है, चाहे वो एडमिशन हो या ना हो, बट अगर वो रिलेट करता है डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट जो भी उसने उस एप्लीकेशन वगैरह में मेंशन करा है, तो उसको जो है उस एप्लीकेशन की मदद से प्रूव करा जा सकता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है किसके अंदर, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन के अंदर, और इसी के साथ जो सेटलमेंट वाला पोर्शन है सेबी से रिलेटेड वो आपका खत्म हो जाता है। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू इन द रिविजन ऑफ द प्रोविजन डिस्कस्ड एंड गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोविजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।